हेलो स्टूडेंट, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सीए इंटर न्यू स्कीम में 24 एंड नवंबर 24 एग्ज़ाम। आपके यहाँ पे दो ग्रुप है, ग्रुप 1 ग्रुप 2, और हर एक ग्रुप में आपके 3 सब्जेक्ट है। जिसमें से ग्रुप 1 में आपका है एक सब्जेक्ट टैक्सेशन, जिसमें आपके दो पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए है आपका इनकम टैक्स और पार्ट बी है आपका जीएसटी। इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है आपका, और जीएसटी जो हो इनडायरेक्ट टैक्स, और दोनों मिला के 50-50 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। टोटल आपका पेपर आएगा 100 मार्क्स का, जिसमें 30 मार्क्स के एमसीक्यू होंगे और 70 मार्क्स के डेस्क्रिप्टिव, यानी कि आपको लिखना होगा। प्रैक्टिकल हो सकता है, ठीक है, या फिर लिखने वाला हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, इंक्लूडिंग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है, थ्योरी भी हो सकता है। और 50 में से 15 मार्क्स के आपके आएगा एमसीक्यू, और 15 मार्क्स एमसीक्यू, यानी कि जीएसटी में से भी 50 में से 15 मार्क्स का एमसीक्यू होगा, और इनकम टैक्स में भी 50 मार्क्स में से 15 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक ऑप्शन आपको उसमें से सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। जो पेपर होता है वो अगर आपने स्टडी कर रखा है तो आपको ईजी लगेगा। वो लगभग लगभग अच्छा पेपर जो है वो मॉडरेट होता है, मतलब आप सोल्व कर सकते हैं 80-90 नंबर का। लेकिन उसमें से कुछ 10 या 20 मार्क्स का कुछ पेपर ऐसा होता है जो तो बाहर से आता है, जिसमें आपका टीचर जिससे आप पढ़ रहे हैं अगर उसने अच्छे से आपको पढ़ाया, या आईसीएआई की आपने बुक्स पढ़ी हैं, तभी आप वो क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आपको डिफ़िकल्टी आएगा उस क्वेश्चन को सोल्व करने में। और हम क्या क्या पढ़ेंगे आपका, अब मैं आपको पढ़ाऊँगा इसमें इसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा अबाउट जीएसटी पोर्टल व्यू प्लस प्रैक्टिकल। जीएसटी पोर्टल पे कैसे प्रैक्टिकल काम करते हैं, पोर्टल क्या है उसके बारे में आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे। आईसी का जो आंसर प्रैक्टिस होगा वो भी करेंगे, और जो ड्यूरेशन होगा वो मैक्सिमम 60 डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप कोई भी पेपर सोल्व कर पाएंगे। कोर्स कंप्लीट करेंगे, फिर रिवीजन करेंगे, फिर राइटिंग प्रैक्टिस, क्वेश्चन पेपर सोल्व। अगर ये नहीं करते हैं, आप कितनी भी अच्छी पढ़ाई कर लें, आप अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे। एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, उसके साथ साथ या उसके बाद आप मॉक टेस्ट पेपर ज़रूर सॉल्व करें। आरटीपी ज़रूर करें, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व, तभी आपके अच्छे नंबर आ पाएंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे जीएसटी, जो है आपका 50 मार्क्स का, जिसमें से 35 मार्क्स का आपका आएगा क्वेश्चन, जिसमें आपको सॉल्व करना होगा, थ्योरी होगा, और 15 मार्क्स का आपका होगा एमसीक्यू, जिसमें आपको ABCD में से ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे। अब आइए, आपका जो स्टडी मटेरियल है जिससे मैं आपको पढ़ाऊँगा वो आप अपने साथ रखना, उसमें से हम पढ़ेंगे। स्टडी मटेरियल क्या है आपका, ये देखते हैं। ये है आईसीएआई की वेबसाइट, इसमें आप यहाँ से भी जा सकते हैं, और यहाँ बॉस नॉलेज पोर्टल, यहाँ से भी आप जा सकते हैं अपना पेपर डाउनलोड करते। आप नीचे आएंगे थोड़ा, यहाँ पे ये ऑप्शन, आप स्टूडेंट हैं, बॉस नॉलेज पोर्टल, यहाँ पे आपकी सारी बुक्स होंगी। फिर आप यहाँ पे आएंगे, क्लिक हेयर टू विजिट बॉस पोर्टल। ये हैं आपके आईसीएआई के प्रेसिडेंट सीए अनिकेत सुनील तलाटी जी, ठीक है। और ये हैं आपके आईसीएआई के वाइस प्रेसिडेंट सीए रंजीत कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट मतलब जब ये रिटायर होंगे तब ये जो है ये यहाँ पे आ जाएंगे प्रेसिडेंट के पोस्ट पर। ये आपके चेयरमैन, ये हैं वाइस चेयरमैन, ठीक है। यहाँ पे आएंगे स्टडी मटेरियल न्यू स्कीम, इस पर क्लिक करेंगे। इंटरमीडिएट, इंग्लिश मीडियम, ये देखिए आपके ग्रुप 1 में कितने, एडवांस काउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, टैक्सेशन सेक्शन ए इनकम टैक्स, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, टैक्सेशन सेक्शन पार्ट ए इनकम टैक्स, पार्ट बी जीएसटी।
और वैसे यहाँ भी है टैक्सेशन पार्ट ए इनकम टैक्स, टैक्सेशन पार्ट बी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें आपके पास दो मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। ये है मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 में है आपके 7 चैप्टर, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कर दे। कोई भी आप सब्जेक्ट स्टार्ट करें उससे पहले उसके इनिशियल पेजेस आप जरूर पढ़ें। ये देखिए, इसको मैं ऐसे करना कि आपको, चलिए ऐसे ही रहने देते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पे आएंगे, कुछ इसके बारे में ब्रीफ है। हम देखिए सब कुछ बात करेंगे, इनिशियल पेज से स्टार्ट करेंगे और हर एक चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। बस आप इसको पढ़ते रहिए, आपका धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये टैक्सेशन, ये देखिए ये भी है आपका 50 मार्क्स का। और आगे चलेंगे, ये है आपका जीएसटी, वो भी है आपका 15 मार्क्स का, ठीक है, पेमेंट ऑफ टैक्स तक। फिर ये दे रखा है आपका ओवरव्यू कि आपको चैप्टर 1 में क्या पढ़ना है। फिर चैप्टर 1 में आपका जीएसटी इन इंडिया, जीएसटी इंडिया में कैसे आया, क्यों आया, क्या ज़रूरत थी इसके बारे में, कौन लेकर आया, ठीक है, इंट्रोडक्शन इसके बारे में। तो जेनेसिस मतलब कैसे इसका वो मतलब ये बना, ठीक है, सारा कुछ इसके बारे में, बेनिफिट्स क्या हुए, क्यों पुराने वाले को जो भी पहले सीएसटी था या वैट था उसको हटा के, सेस टैक्स को हटा के इसको लेके आ गया। सप्लाई क्या होता है, चार्ज ऑफ जीएसटी क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई। 7 चैप्टर है आपके मॉड्यूल 1 में, ठीक है। इसको हम कंप्लीट करेंगे और फिर इसके बाद हम मॉड्यूल 2 स्टार्ट करेंगे। तो ये बात करते हैं आगे। जैसे कि यहाँ तक मैंने बता दिया, और ये जो भी है इसका पीडीएफ में आप लोगों को बना के इसको अटैच कर देंगे साथ में, ठीक है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं। टाइम बचे इसलिए मैंने थोड़ा नोटिंग कर रखा है, अदरवाइज़ आपको मैं साथ साथ नोटिंग भी करवाता रहूँगा और साथ साथ लिख के आपको पढ़ते भी रहेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं कि आप क्या करते हैं। आप सैलरी पर्सन है, बिजनेस पर्सन है, या आपके पास रेंटल इनकम आती है, या आपके पास डिविडेंड इनकम आती है, ठीक है। स्कूल फीस, मेडिसिन, अगर रिलायंस स्मार्ट पॉइंट से आप कोई भी सामान परचेज करते हैं, डॉक्टर की फ़ीस, सर्विस प्रोवाइडर अगर आप हैं, तो देखिए कहाँ कहाँ जीएसटी एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। इसे भी हमने एक चैप्टर का नाम पढ़ा था, एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी, ठीक है। किस किस पर जीएसटी नहीं है, किस किस पर किस रेट से जीएसटी। नॉर्मली जीएसटी में रेट हैं 5%, 12%, 18% एंड 28%। इसके अलावा भी जीएसटी में रेट है, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन नॉर्मली यही रेट ज़्यादातर एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। देखिए घर घर की कहानी, रोटी कपड़ा मकान गाड़ी ट्रैवल गोल्ड प्रॉपर्टी, आप लगभग लोग यही परचेज़ करते हैं। ये हर लोग इसको परचेज़ करते हैं, हर रोज खाना खाते हैं, हर लोग खाना खाते हैं, ठीक है, मकान खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, घूमते हैं। तो हर एक चीज़ में उनका एक्सपेंस होता है, ठीक है। और इस एक्सपेंस जब हम करते हैं, तो मान लीजिए हमने 1 लाख का एक्सपेंस किया और उस पर जीएसटी का रेट है, मान लीजिए समझने के लिए 10% ले लेते हैं, ठीक है। तो 10,000 ये जो है ये हम गवर्नमेंट को जमा करते हैं, ताकि गवर्नमेंट जो है हमें फैसिलिटी दे सके, जैसे कि रोड की फैसिलिटी दे सके, हाईवेज़ की फैसिलिटी दे सके, हॉस्पिटल की फैसिलिटी दे सके, एजुकेशन की फैसिलिटी दे सके। ऐसे कई सारी फैसिलिटी हमको गवर्नमेंट दे सके, इसके लिए जो भी हम एक्सपेंस करते हैं उस पर गवर्नमेंट चार्ज करती है। रोड, हॉस्पिटल, फ्लाईओवर, डिफेंस, रेलवे, ठीक है। तो
जो हम जीएसटी पे करते हो किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है कि लोकल अथॉरिटी के पास जाता है, जिसको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं। ये जीएसटी कलेक्शन इंक्रीजेस ईयर ऑन ईयर, मतलब जो भी जीएसटी का जो कलेक्शन है गवर्नमेंट का वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये वाला पेज है। ठीक है, किसको कितना रेट से पे करते हैं तो किसको कितना पैसा जाता है, ठीक है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। एक ओवरव्यू लेक्चर है। ठीक है, हम क्या क्या पढ़ेंगे। व्हाट इज टैक्स। टैक्स क्या है? टैक्स है एक कंपल्सरी पेमेंट, कंपल्सरी पेमेंट ऑफ मनी प्लस मेड अंडर एन एक्ट प्लस टू सपोर्ट नेशन। टैक्स क्या है? एक कंपल्सरी पेमेंट है मेड अंडर एन एक्ट। जब तक कोई एक्ट ना हो आपसे कोई टैक्स नहीं ले सकता। इसके बारे में बात करेंगे आगे। टू सपोर्ट नेशन, जैसे कि जब गवर्नमेंट को पैसा जाएगा तो वो सपोर्ट नेशन कैसे करेंगे? डिफेंस करके, रेलवे बना के, हाईवेज, फ्लाईओवर, रोड, एजुकेशन, हॉस्पिटल, ये सब चीज़ें करके। टाइप्स ऑफ टैक्स। टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स में दो तरह के प्रिंसिपल वर्क करते हैं। एक होता है, जैसे मान लीजिए ये प्लेस 1 है, ये है प्लेस 2। यहाँ से किसी ने यहाँ पे सेल किया, मान लीजिए सेल किया 100 प्लस 10 रुपये का टैक्स है, तो इस पर्सन ने इस पर्सन को 110 रुपये पेमेंट किया। ये है प्लेस 1, ये है प्लेस 2। मान लीजिए प्लेस है यूपी और ये है प्लेस हरियाणा। हरियाणा के पर्सन ने परचेज़ किया यूपी से और इसको 110 रुपये दे दिया, तो यूपी वाला क्या करेगा? अपने रिटर्न फाइल करेगा, उसमें 100 रुपये की सेल दिखाएगा और 10 रुपये जो टैक्स लिया है वो जमा कर देगा। अब बताइए पैसा किसको मिलना चाहिए? पैसा हरियाणा वाले ने पे किया है तो खर्च जो है हरियाणा के ऊपर होना चाहिए। तो जब ये जमा करेगा तो ये हरियाणा के जब अपने पोर्टल पर ये रिटर्न फाइल करेगा तो पैसा हरियाणा गवर्नमेंट को चला जाएगा, क्योंकि हरियाणा के पर्सन ने टैक्स पे किया है। तो जो इसका बेनिफिट है वो हरियाणा के लोगों को ही मिलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ये दो टाइप के प्रिंसिपल होते हैं, एक होता है ओरिजिन बेस, एक होता है डेस्टिनेशन बेस। डेस्टिनेशन बेस प्रिंसिपल हर जगह फॉलो होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, टैक्स का पैसा उस स्टेट या कंट्री को मिलेगा जिस स्टेट में या कंट्री में उस गुड्स और सर्विस को कंज्यूम किया गया। जैसे कि हरियाणा वाले में गुड्स को कंज्यूम किया गया है तो टैक्स भले ही इसने यूपी गवर्नमेंट को पे किया था, यूपी वाले प्लेस के जो पर्सन उसको पे किया था, लेकिन जब वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो उसमें वो पैसा हरियाणा गवर्नमेंट को चला जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जब आप जीएसटी की रिटर्न फाइल करेंगे तो वहाँ पे पोर्टल ये अपने आप कर लेता है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने बताया आपको, एक होता है ओरिजिन बेस, जैसे मान लीजिए ये है यूएसए और ये है इंडिया। एक होता है डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल। ये है यूएसए, ये है इंडिया। अब बताइए जो गवर्नमेंट है वो क्या प्रेफर करती है, एक्सपोर्ट को ज़्यादा प्रेफर करती है या इंपोर्ट को? ऑफकोर्स जो गवर्नमेंट है वो एक्सपोर्ट को ज़्यादा प्रेफर करती है। एक्सपोर्ट में क्या होता है, कंट्री में बाहरी करेंसी आती है। जैसे मान लीजिए अगर इंडिया एक्सपोर्ट करता है तो इंडिया अगर इसको सप्लाई करेगा यूएसए को तो इंडिया को क्या मिलेगा? डॉलर। इसलिए एक्सपोर्ट पर कोई भी टैक्स गवर्नमेंट नहीं लगाती है। हर एक गवर्नमेंट चाहते हैं कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, जिससे हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी आए, जिससे क्या होता है देश का जो प्लेस है, जैसे उसका पैसा आएगा तो उससे यहाँ पे और डेवलपमेंट होगी, तो उसका जीडीपी बढ़ेगा, इससे वो और अच्छा हो जाएगा। और इम्पोर्ट में क्या होता है, जब हम कोई चीज़ बाहर से मंगाते हैं, जैसे हमने यूएसए से सामान इंडिया में मंगाया तो हम क्या करेंगे,
सामान यहाँ पे आया और पेमेंट वहाँ पे गया, तो हमारी फॉरेन करेंसी चली जाती है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि इस पर टैक्स लगाती है, हर एक गवर्नमेंट इम्पोर्ट पर टैक्स लगाती है। अब मान लीजिए हुआ क्या, ओरिजिन बेस में मान लीजिए हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, यूएसए से इंडिया में गुड्स आए, तो क्या होगा, यूएसए की गवर्नमेंट क्या बोलेगी, आप 100 रुपये का सामान इंडिया में सेल कर रहे हो तो 10 रुपये हमको आप दे दो। तो इंडिया में सामान कितने का पहुंचा, 110 का, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पैसा यूएसए गवर्नमेंट ने ले लिया, जबकि यहाँ पे देखिए यूएसए ने क्या किया था, एक्सपोर्ट किया था। और मैंने आपको क्या बताया अभी, एक्सपोर्ट हर कंट्री चाहते कि ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो इसलिए एक्सपोर्ट पे कोई भी पैसा गवर्नमेंट कोई भी टैक्स नहीं लगाती है, एक्सपोर्ट पे गवर्नमेंट टैक्स को एग्जेम्प्ट कर देती है। इसलिए ओरिजिन बेस जो है वो फॉलो नहीं होता है। तो हर एक गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को चाहते कि ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसलिए ओरिजिन बेस्ड प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता, ताकि यहाँ पे टैक्स ना लगे और ये कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करे। इसलिए ज़्यादातर कंट्री क्या फॉलो करती है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सामान खरीदा इंडिया वाले ने, कंज्यूम किया इंडिया वाले ने, और यहाँ पे टैक्स दे दिया होता तो यहाँ की गवर्नमेंट उस टैक्स को यूज़ करती, क्योंकि पैसा तो इंडिया के जो पीपल उन्होंने गुड्स को कंज्यूम किया, तो पैसा इनका यूज़ कोई और करा, इसलिए एक्सपोर्ट को फ्री किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो और यहाँ पे फॉरेन करेंसी आए। और देखिए इसलिए फॉलो होता है डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल। यहाँ पे क्या, जब इसने इसको एक्सपोर्ट किया 100 रुपये का, तो यहाँ पे 100 रुपये का आया, यहाँ की गवर्नमेंट ने इस पर टैक्स लगाया 110 रुपये, और ये क्या करेगा, 10 रुपये इंडियन गवर्नमेंट को पे करेगा, जिससे इंडियन गवर्नमेंट 10 रुपये क्या करेगी, इंडिया पे ही एक्सपेंस करेगी, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादातर कंट्री में, ऑलमोस्ट हर एक कंट्री में डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स प्रिंसिपल ही फॉलो किया जाता है। जैसे कि आइए, जैसे मैंने कि आपको बताया था कि टैक्स का पैसा उस स्टेट या कंट्री को मिलेगा जिस स्टेट में या कंट्री में उस गुड्स सर्विस को कंज्यूम किया गया है। जैसे कि यहाँ पे हुआ, यूएसए ने इंडिया में सप्लाई किया, जो गुड्स कहाँ पे कंज्यूम किया गया, इंडिया में, तो टैक्स जो है वो यूएसए गवर्नमेंट नहीं लगाया, वो चाहते कि एक्सपोर्ट हमारा बढ़े, इसलिए उसने उसको टैक्स फ्री रखा। और जब इंडिया में इंपोर्ट किया तो यहाँ की गवर्नमेंट क्या चाहते हैं कि इंपोर्ट कम हो ताकि हमारा डॉलर बचे, क्योंकि पेमेंट करना होगा इनको, तो डॉलर बचे, इसलिए इसने क्या किया, 100 रुपये पे 10 रुपये टैक्स लगा दिया। वो 10 रुपये क्या करेगा, इंडिया कि जो गवर्नमेंट ने लगाया वो ले लेगी और फिर इंडिया पे ही इसको एक्सपेंस करेगी। तो सामान क्या हुआ, थोड़ा महंगा, ताकि लोग इंपोर्ट कम करें, इंडिया वाले इंपोर्ट कम करें, ठीक है। इसलिए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स प्रिंसिपल फॉलो होता है ताकि एक्सपोर्ट जो है वो बढ़े और इंपोर्ट जो है वो घटे। तो हर एक कंट्री इसको ही फॉलो करती है। तो टैक्स में दो तरह के प्रिंसिपल वर्क करते हैं, एक होता है डेस्टिनेशन बेस्ड, एक होता है ओरिजिन बेस्ड। ओरिजिन बेस्ड कहीं फॉलो नहीं होता, हमेशा हर जगह डेस्टिनेशन बेस्ड फॉलो होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। टैक्स का पैसा उस स्टेट या कंट्री को मिलेगा जिस स्टेट कंट्री में वो गुड्स और सर्विस चलेगा या ओरिजिन होगा। ये था ओरिजिन बेस में, ओरिजिन बेस में। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको ये वाला एग्जांपल दिया था, ये है आपका ओरिजिन बेस वाला। टैक्स का पैसा उस स्टेट या कंट्री को मिलेगा जिस स्टेट या कंट्री से, यानी कि यूएसए से वो गुड्स और सर्विस चलेगा या फिर ओरिजिन होगा, यहाँ से वो चलेगा, यानी यहाँ से चला था तो वो यहाँ मिलेगा। तो फिर इससे क्या होगा कि एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं हो पाएगा, कि एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा। ये 110 में दे रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई कंट्री होती, मान लीजिए यहाँ पे है रसिया, वहाँ पे डेस्टिनेशन बेस फॉलो हो रहा है, वहाँ से सामान कितने में आ रहा है, वहाँ से सामान कितने में आ रहा है, 100 रुपये में। तो वो 110 से कोई ना लेके इंडिया वाला क्या करेगा, 100 रुपये का लेगा, तो उसको 100 रुपये का मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादातर कंट्री डेस्टिनेशन बेस फॉलो करती है, इसमें उनका सेल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, नहीं तो उनका सेल ही नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था टाइप्स ऑफ टैक्स, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जीएसटी। हमें कैसे पता लगे कि इनकम टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स है और जीएसटी जो है वो
इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे कि इनकम डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जिस पर लगेगा, मान लीजिए एक पर्सन है मिस्टर अक्षय, ठीक। इनकम टैक्स क्या बोलता है, जो इनकम कमाएगा उसके ऊपर मैं एप्लीकेबल हो जाऊंगा। तो मिस्टर अक्षय जी ने इनकम कमाई तो इनके ऊपर इनकम टैक्स एप्लीकेबल हो गया। वही बियर करेगा बर्डन, यानी कि मान लीजिए इन्होंने 1 करोड़ रुपए कमाए तो उस पर अगर मान लीजिए 30% टैक्स है तो ये 30 लाख रुपए पे करेंगे, ठीक है। तो वही बियर करेगा बर्डन जो अर्न करेगा, जो अर्न करेगा। यानी कि मिस्टर अक्षय ने इनकम कमाया तो इनकम टैक्स एप्लीकेबल हो गया। देखिए हर एक एक्ट में, इनकम टैक्स भी एक एक्ट है और जीएसटी भी एक एक्ट है, हर एक एक्ट में कुछ कंडीशंस है, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो वो आपके ऊपर लग जाएगा। वैसे जीएसटी में भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे इनकम टैक्स में अगर आप इनकम अर्न करेंगे तो आपके ऊपर इनकम टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आप जीएसटी में अगर आप सेल करेंगे, या मैं बोलता हूँ आप सप्लाई करेंगे, तो आपके ऊपर क्या हुआ, जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। आप अभी इतना समझिए। तो मिस्टर एक्स ने इनकम कमाया तो मिस्टर एक्स के ऊपर ये लग गया, जिस पर लगेगा, किस पर लगेगा, मिस्टर एक्स, क्योंकि उन्होंने इनकम कमाया। वही बियर करेगा बर्डन जो अर्न करेगा। 30 लाख का टैक्स कौन पे करेगा, मिस्टर एक्स से, क्योंकि जिन्होंने कमाया वही 30 लाख का बर्डन पे करेंगे, वो बियर करेंगे। पे चाहे वो खुद करें जिस पर लग रहा है, चाहे मिस्टर एक्स से पे करें, चाहे उनका सीए पे करे, या चाहे उनका भाई पे करे। बर्डन अगर उन्हें 1 करोड़ रुपये कमाए तो 30 लाख रुपए वो गवर्नमेंट को पे करेंगे और 70 लाख रुपए वो अपने पास अपने बैंक में जमा कर देंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स कब, किसी भी टैक्स को डायरेक्ट टैक्स कब बोलेंगे, जिस पर वो लगेगा वही उसका बर्डन बियर करेगा। जिस पर लगा उसी ने बर्डन बियर किया, मिस्टर अक्षय ने बर्डन बियर किया। अब जमा कोई भी करे, इससे लेना देना हमको नहीं है, इसको हम बुक से भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब क्रक्स क्या है, जिस पर लगेगा एक्ट वही बर्डन बियर करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्स, ठीक। ये दो कंडीशन, ये तो एक समझाने के लिए कि पे कोई भी करे, पैसा तो एक्स से ही पे कर रहे हैं ना टैक्स का, कोई दूसरा तो पे नहीं करेगा। सीए उनका बोलेगा एक काम कीजिए 30 लाख मैं पे करा, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक। और इनडायरेक्ट टैक्स कब, किसी एक्ट को कब बोलते हैं कि वो इनडायरेक्ट टैक्स है, देखो जिस पर लगेगा, जीएसटी में ऐसा लिखा हुआ जो सेल करेगा उसके ऊपर ये एक्ट लगेगा। मान लीजिए ये है अंबानी जी, ठीक है, इन्होंने सेल किया तो जीएसटी किस पर लगेगा, अंबानी जी के ऊपर। लेकिन इसमें ये भी लिखा हुआ है वो बर्डन दूसरे पर शिफ्ट कर सकता है। जैसे मान लीजिए उन्होंने सेल किया 100 रुपये का, उस पर जीएसटी का रेट है 10%, तो ये 10 रुपये है, ये इसका बर्डन जो है वो कस्टमर के ऊपर या सामने वाले के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। यानी कि जब भी आप, मान लीजिए आपने 100 रुपये का कोई बिस्किट खरीदा, ठीक है, और उस पर मान लीजिए 10% पर टैक्स लगा, तो वो दुकान वाला आपसे 110 रुपये लेता है। देखिए लगा, जो सेल करेगा, सेल किसने किया, दुकान वाले ने, अंबानी जी ने, स्मार्ट पॉइंट या कुछ भी आप ले लीजिए, उन्होंने सेल किया, तो लगा किस पर, दुकान वाले के ऊपर। टैक्स कितना था, 10 रुपये, उसने किससे लिया, वो आपसे लिया, ना कि उसने उसको अपनी जेब से भरा। यानी कि वो बर्डन दूसरे पर शिफ्ट कर सकता है, जिस पर लग रहा है वो बर्डन बियर नहीं कर रहा है, ठीक है। उसने शिफ्ट आप पे किया 10% और आपसे लिया, और गवर्नमेंट को पे चाहे वो खुद करे या उसका सीए करे, उसका भाई करे, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो उसने आपसे 110 रुपये टोटल लिया। तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो आपको डायरेक्ट पिंच करता है कि वो आपकी जेब से जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्स वो भी आपकी जेब से जाता है, लेकिन वो आपको पिंच इसलिए नहीं करता क्योंकि आपको खाली पैसे दे रहे हो, आप जमा नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको पता ही लगता कि आपने कितना ज़्यादा टैक्स दे दिया। और पे कौन करेगा, वो करे, चाहे उसका सीए करे, चाहे उस वो कोई भी करे। जैसे हमने बताया था पीछे एक एग्जांपल लिया था, यूपी से हरियाणा में सेल किया, तो हरियाणा वाले ने इसको पैसे दिए, तो यूपी वाला पोर्टल पर जब जाएगा जीएसटी के जमा करेगा तो वो अपने आप हरियाणा वाले के पास चला जाएगा, ठीक है। उसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, वो पोर्टल अपने आप करता है। उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो मैं क्या कह सकते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जिस पर लगेगा एक्ट,
यानी कि अंबानी जी के ऊपर, स्मार्ट पॉइंट के ऊपर, वो बर्डन दूसरे पर शिफ्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में क्या था, जिस पर लगा मिस्टर अक्षय के ऊपर, तो बर्डन किसने बियर किया, मिस्टर अक्षय ने। उन्हें बर्डन दूसरे पर शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स, ये आपका डायरेक्ट टैक्स। आई होप आपको इसमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आइए एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि सीए इंटर न्यू स्कीम आपके ग्रुप 1 ग्रुप 2 है। ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट है, ग्रुप 2 में भी 3 सब्जेक्ट है। इसमें आपका थर्ड पेपर है टैक्सेशन, उसमें 2 पार्ट हैं, 50-50। इसमें आपको टोटल इसमें से मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। और यहाँ भी ये भी 100 मार्क्स का, ये भी आपका 100, यानी कि तीनों में मिला के 300 नंबर का पेपर होगा। और हर एक पेपर में आपको 40-40-40 यानी कि आपको टोटल 120 मार्क्स चाहिए। लेकिन पास होने के लिए आपको एग्रीगेट मिनिमम 150 चाहिए, यानी कि हर एक में आपको, जैसे मान लीजिए इसमें 60 है, इसमें 60 है, इसमें 50 है, कितना हो गया आपका 170, तो आप पास हो जाएंगे। या मान लीजिए इसमें आपके 70 आए, इसमें आपके 40 ही आए, ठीक है 10, और इसमें भी आपके 40 ही आए, तो आपका टोटल कितना हो गया आपका 70, 40, 110 और ये 150, तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। मिनिमम आपको पास होने के लिए हर एक में मिनिमम 40 चाहिए, प्लस एग्रीगेट में टोटल में तीनों मिला के आपको 150 नंबर चाहिए, तभी आप ग्रुप 1 पास माने जाएंगे। आपकी मर्जी है, आप चाहे ग्रुप 1 दें या ग्रुप 2 दें या दोनों ग्रुप साथ में दें, ये आपके ऊपर है। और आपका पेपर मई में होता है और एक पेपर आपका होता है नवंबर में। लेकिन इस मई में पेपर देने के लिए, नवंबर में पेपर देने के लिए आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना होता है, वो 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले निकल जाता है, उसको भरना ज़रूरी है। और अब वो एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरेंगे तो आप मई में पेपर नहीं दे पाएंगे। और नवंबर में देना है तो भी सितंबर में निकल जाता है एग्ज़ाम फॉर्म। कई बच्चों को पता नहीं होता, इसलिए वो फॉर्म नहीं भरते और वो पेपर नहीं दे पाते, तो एग्ज़ाम फॉर्म भरना ज़रूरी है। तो ये आपका पेपर इजी भी आता है, मॉडरेट भी आता है, हार्ड भी आता है, लेकिन आपने पढ़ रखा है तो वो आपको इजी लगेगा। कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो हार्ड होता है, तो वो आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। आईसीए की बुक से ही पढ़ेंगे, इसलिए आपको मुश्किल नहीं लगेगा, वो प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और कोर्स हमारा लगभग 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, सारे पेपर करेंगे हम लोग। ये बताए जो भी इनकम अर्न करेगा वो टैक्स का पेमेंट करता है। अगर आप कोई भी हो, आप इनकम अर्न कर रहे हो तो आप परचेस करेंगे, उस पर आप टैक्स पे करेंगे, वो टैक्स इसको जाएगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट वो आपके ऊपर ही यूज़ करेगी, आपको रोड, हॉस्पिटल, फाइबर सब कुछ वो आपको बना कर देगी। टैक्स क्या होता है, कंपलसरी पेमेंट होता है, मेड अंडर एन एक्ट। एक्ट क्या होता है बात करेंगे इसके बारे में। टू सपोर्ट नेशन। टाइप ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, दो तरह के प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, एक ओरिजिन बेस्ड, एक डेस्टिनेशन बेस्ड। ओरिजिन बेस्ड फॉलो नहीं होता है, डेस्टिनेशन बेस्ड फॉलो होता है। डेस्टिनेशन में क्या होता है, जो भी कंट्री सर्विस को कंज्यूम करेगी गुड्स को, उसी कंट्री को टैक्स मिलेगा। जैसे हमने यहाँ पे बताया यूएसए से इंडिया में गया तो कंज्यूम किसने किया, इंडिया वालों ने, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगाया, ठीक है। तो पैसा किसको गया, इंडियन गवर्नमेंट को। फिर इंडियन गवर्नमेंट पैसे को इंडिया के ऊपर ही खर्च किया, और इंपोर्ट को चाहते कम हो इसलिए टैक्स लगाया था, और एक्सपोर्ट का चाहते ज़्यादा हो इसलिए एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं लगता है। एक्सपोर्ट जो है, क्योंकि एक्सपोर्ट से डॉलर आता है इंडिया में और हमारी सप्लाई होती है बाहर कंट्री में, हमारा नाम भी होता है, इसलिए एक्सपोर्ट को गवर्नमेंट ने एग्जाम कर रखा है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। सब चीज़ के बारे में आगे बहुत डिटेल में बात करेंगे। फिर हमने पढ़ाई किया डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। सीधा टैक्स क्या है, जिस पर लगेगा मिस्टर अक्षय के ऊपर, जो इनकम कमाएगा ये बोलता है, तो वही बर्डन बियर करेगा। और ये क्या बोलता है, जो सेल करेगा उसके ऊपर लगेगा, लेकिन वो अपना बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट कर सकता है। अब आइए आगे बात करते हैं एक्ट के बारे में। हम बार बार एक्ट 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 बोल रहे हैं, है क्या एक्ट। अब आइए बात करते हैं एक्ट के बारे में। एक्ट क्या होता है, जैसे हम बार बार पढ़ के जीएसटी एक एक्ट है, डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स भी एक एक्ट है, कंपल्सरी पेमेंट ऑफ मनी अंडर एन एक्ट। एक्ट क्या होता है, एक्ट कौन बनाता है, एक्ट कैसे बनता है, एक्ट क्यों बनता है, एक्ट और या लॉ में क्या डिफरेंस है,
सी इंटर में आपको जीएसटी एक्ट पढ़ना है कि जीएसटी आपको लॉ पढ़ना है। देखिए बताता हूँ, एक्ट एक ये है और लॉ एक वाइडर टर्म है। सबसे पहले अब ये समझिए कि एक्ट बनाता कौन है। सबसे पहले अब ये बताइए, इंडिया में सबसे ऊपर जो है वो कौन है? वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, या हमारे प्रेसिडेंट जिनको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, या सुप्रीम कोर्ट जो अपेक्स कोर्ट है, या पार्लियामेंट, या गवर्नमेंट, या प्राइम मिनिस्टर, या चीफ मिनिस्टर, या सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जिसको हम C&AG भी बोलते हैं, जो गवर्नमेंट का ऑडिट करता है, C&AG। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे पहले ये बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इन सब में बड़ा कौन है, सबके अपने अपने ड्यूटी क्या है। देखिए कौन बड़ा है, इसमें आप मध्य इसमें हर एक की ड्यूटी, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है कि कौन कैसे अपॉइंट होगा, किसकी क्या ड्यूटी होगी, किसकी क्या पावर होंगे, किसके क्या किसके क्या ड्यूटीज होगा, किसकी क्या ऑब्लिगेशन होगी, सारा कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है। ये सब होंगे, ये लिखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अब ये बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, फिर हर एक के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। क्योंकि जैसा कि मैं बताऊं कि आपका जो पहले जीएसटी का जो मई 24 से जो पहले का था जीएसटी, वो आपका 40 मार्च का होता था, और अभी क्या है आपका जीएसटी 15 मार्च का हो गया है। तो जैसे कि हमारा पहले ही चैप्टर है एन इंट्रोडक्शन ऑन जीएसटी। तो जीएसटी कैसे बना, क्यों बना, किसने बनाया, कैसे बनाया। तो हो सकता है कि आपके एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन सब के बारे में बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए 5 नंबर का भी अगर क्वेश्चन आ गए इनमें से, ठीक है, तो आपके 5 नंबर आपके पास होंगे, ठीक है। अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो फिर हो सकता है आपके 5 मार्क्स आपके ना आए, आप सोल्व ना कर पाए उसको। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी हमने आपका ये पेपर डाउनलोड किया था, तो इससे पहले जो 50 मार्क्स का पेपर है वो पहले 40 मार्क्स का था। अब बैक जाएंगे, देखिए स्टडी मटेरियल न्यू स्कीम, और ये है स्टडी मटेरियल ओल्ड स्कीम। इस पर आप क्लिक करेंगे तो सेम यहाँ पे इंटरमीडिएट, पहले आपके 4 सब्जेक्ट होता था हर एक ग्रुप में, जैसे अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लॉ, टैक्सेशन है, कॉस्टिंग है, एडवांस। देखिए आपका क्या हुआ, इसको और इसको मिला के एक कर दिया, तो एक सब्जेक्ट कम हुआ। यहाँ पे आ गया कॉर्पोरेट लॉ है आपका, टैक्सेशन है, और इसको उठा के थर्ड पेपर को ग्रुप 2 में डाल। इसमें आपका कॉस्टिंग है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, आपका ऑडिट है, और यहाँ पे आपका EIS, इस पेपर को हटा दिया, और यहाँ पे इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस को हटा दिया, और एक पेपर बना दिया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो एक पेपर ये, एक ऑडिट का, और एक ये आपका कॉस्टिंग का। तो 3 पेपर आप ग्रुप 2 में है, और अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लॉ और टैक्स ये आपका ग्रुप 1 में है। जैसे कि टैक्सेशन में हम जाएंगे, ये रहा हमारा सेक्शन बी, डायरेक्ट टैक्स का इनिशियल पेज। डाउनलोड करते हैं, इसको ओपन करते हैं। ये नीचे आते हैं, देखिए ये ग्रीन, पहले ये ग्रीन कलर से होता सारा, इसमें जो भी अब ब्लू कलर से है। देखिए ये 100 मार्क्स का टैक्सेशन का पेपर था, जिसमें इनकम टैक्स आपका है 60 मार्क्स का था, और जो इनडायरेक्ट टैक्स था आपका, ये देखिए ये पहले आपका 40 मार्क्स का होता था, जिसको अब 50 मार्क्स का कर दिया है। तो इसलिए चांसेस ज़्यादा है कि एमसीक्यू में आपके जो मैं बता रहा हूँ अभी इन सब के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो आसान है, इजी है, आप समझिए, आपको समझ में आएगा।
सबसे पहले बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको हम हिंदी में संविधान भी बोलते हैं। इसको किसने लिखा था? इसको रिटन बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर, इन्होंने इसको लिखा था। ये कौन थे? इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिकल लीडर थे, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या कि एक कमिटी ड्राफ्ट की गई, एक कमिटी जिसमें कुछ लोगों को इंक्लूड किया गया और उन लोगों ने मिलकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे जो है उसको बनाया। और वो लोग कौन थे, वो लोग कैसे, उन्हीं को ही क्यों चुना गया? एक्चुअली मैं बताऊँ तो ये हम लोगों ने ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। अब आप पूछेंगे हमने तो इसको नहीं बनाया, हमसे तो किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। इसके बारे में हम बात करेंगे कि आपने कैसे बनाया ये। तो इसको किसने बनाया? भीमराव रामजी अम्बेडकर जी ने। उन्होंने मिलके एक कमेटी में, एक कमेटी थी जिन्होंने काफ़ी सारे लोग थे उसमें, ये हेड थे उसमें। जैसे स्कूल में होता है ना, स्कूल में अगर 15 टीचर हैं तो प्रिंसिपल तो एक ही होता है, तो उसमें ये हेड थे और ये बाकी इनके साथ इन्होंने मिलके एक कमेटी थी, उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। ही सर्व्ड एज लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी। मिनिस्टर क्या होता है, कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है, इस सब के बारे में, प्राइम मिनिस्टर क्या, सबके बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बेसिक जानकारी दे देता हूँ। इनको भारत रत्न भी मिला था, ठीक है, अम्बेडकर जी को। देखिए जो हमारा संविधान था वो 26 नवंबर 1949 यानी कि 1949 को बनकर कंप्लीट हो गया था, लेकिन वो एप्लीकेबल कब हुआ? वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, यानी कि इफेक्टिव डेट क्या थी ये। अब आप बोलेंगे जब ये बनकर इस दिन कंप्लीट हो गया तो इस दिन क्यों लागू किया गया? जैसे कि कोई भी घर होता है वो बनकर तैयार हो जाता है, तो ऐसे तो नहीं कि आज घर बनकर तैयार हो गया कल से हम लोग रहने चले जाएंगे या उसी दिन रहने चले जाएंगे, आज बनकर कंप्लीट हुआ। पहले उसका घर भोज होता है, एक डेट निकालते हैं, पंडित मुहूर्त होता है तो उसमें पूजा पाठ करते हैं, फिर उसके बाद हम रहने जाते हैं। तो उसी टाइप आप समझिए कोई चीज़ बनकर कंप्लीट हो गया, इसका ये मतलब है कि उसी दिन से एप्लीकेबल हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन ये एप्लीकेबल किस दिन हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इस दिन हमारा नेशनल हॉलीडे भी होता है। अब 26 जनवरी 2024 में होगा हमारा दिस इवेंट वी सेलिब्रेट एज रिपब्लिक डे। नेशनल हॉलीडे होता है, उस दिन परेड होता है राजपथ इंडिया गेट पर। उस दिन क्या होता है? परेड होता है राजपथ इंडिया गेट पर। दिस डे वी शो इंडियन कल्चर, अचीवमेंट, डिफेंस पावर सेक्टर। इसमें हम अपने कल्चर के बारे में, हमने क्या अचीवमेंट किया है, डिफेंस पावर हमारी कैसे, उसके बारे में हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे हम सर्च करते हैं B.R. अम्बेडकर, ठीक है। नीचे जाते हैं हम यहाँ पे विकिपीडिया में। ये हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? हमारे फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू जी। और प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे इनके बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो इनके बारे में पढ़ सकते हैं, इनके बारे में जो भी आप चाहे वो पढ़ सकते हैं, ये गूगल पे एप्लीकेबल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम बात कर रहे थे। विकिपीडिया, ये देखिए 26 नवंबर 1949 को ये बनकर कंप्लीट हो गया था। सेम डेट यहाँ भी है 26 नवंबर 1949, और इफेक्टिव डेट क्या है? 26 जनवरी 1950। ये देखिए 26 जनवरी 1950 को आज 73 साल यानी कि 73 ईयर्स हो गए हैं।
अब हो जाएंगे 74 ईयर्स। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिस, सबके बारे में पढ़ेंगे। राज्यसभा, लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, लोअर हाउस, अपर हाउस, सुप्रीम कोर्ट, जो भी सबके बारे में पढ़ेंगे। जिसमें कब अमेंडमेंट आया, लास्ट अमेंडमेंट क्या थी, सबके बारे में। उसको आप पढ़ सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने बताया कि हम सब ने मिलके कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है। कैसे लिखा है ये देखिए, ये मान लीजिए इंडिया है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे डिटेल में। ये इंडिया है, मान लीजिए ये है हमारा इंडिया। आप मैप के ऊपर मत जाइएगा, मैं इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये देखिए, ये है हमारा इंडिया, ठीक है। तो हुआ क्या कि इंडिया को चलाने के लिए इसमें इसके कई सारे, इसमें इसको डिवाइड किया गया, यानी कि इसके टुकड़े किए गए। ये पीपल, वहाँ पे लोग कितने रहते हैं उस एरिया में, वो एरिया कितना साइज में कैसा है, और भी काफ़ी सारी कंडीशन रख के इसको डिवाइड किया गया। और इसके लगभग 550 ऐसे पार्ट्स किए गए। और हर एक में से, हर एक पार्ट में क्या किया गया, इलेक्शन किया गया। और इलेक्शन में क्या हुआ कि एक लीडर जो है वो बना। और ये लीडर क्या हुआ, ये जैसे मान लीजिए एक यूपी है, यूपी में 80 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ की 80 लीडर्स हुए। तो ऐसे करके हर एक स्टेट है, हरियाणा हो गया, ठीक है, का दिल्ली हो गया, सारे स्टेट टोटल मिला के 550 ऐसे लीडर हुए। फिर इन लीडर ने मिलके क्या किया, एक कमेटी बनाई जिसमें हेड थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, और बाकी इसमें और भी बहुत सारे लोग थे, सारे नहीं थे इसमें से, ठीक है। उन्हें अपने में से चुन के यहाँ पे फिर भेजा। फिर इन सब ने मिलके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो ड्राफ्ट किया, बनाया। इसलिए मैंने आपका कहा कि ये जो है पर्सन, देखिए हर एक से पूछेंगे, हर एक, मान लिया 100 करोड़ उस टाइम पे मान लीजिए, या जो भी पॉपुलेशन थी 50 करोड़, ठीक है। तो हर एक से पूछेंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक की अपनी घर से क्या क्या पूछेंगे, तो ऐसे नहीं हो सकता। तो ऐसा किया गया कि हर एक पार्ट से एक पर्सन आएगा, वो क्या करेगा, वो हम उस पार्ट के जितने भी पर्सन होंगे सबको रिप्रेजेंट करेगा। तो वो जो बोलेगा, माने कि उस एरिया के जितने भी लोग हैं वो ये बोल रहे हैं। तो इन्होंने जो भी ये थे, ये हमारी तरफ से थे, ये समझिए इंडिया थे, इंडिया इन्होंने इनको चुना और इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाया। तो इस तरीके से हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया, अच्छे से डिस्कस किया सब लोगों ने। इस तरह से हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 26 नवंबर 1949 को ये बनकर कंप्लीट हो गया था। 26 जनवरी 1950 को ये एप्लीकेबल हुआ। तो इस डेट को आप ज़रूर याद रखिएगा, और ये डेट भी आप याद रखिए, 26 नवंबर 1949, ये आपके MCQ में आ सकता है। तो आपका एक नंबर यहाँ पे आपके पास में आ जाएंगे, ठीक है। और इसके हेड कौन थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे इसके हेड, ठीक है, इस कमेटी के। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आइए और आगे बात करते हैं। देखिए
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको 3 ऑर्गन में डिवाइड किया है इंडिया को। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जिसने भी बनाया, आपको पता है किसने बनाया, उन्होंने इंडिया को 3 ऑर्गन्स में डिवाइड किया। एक का नाम है लेजिस्लेटिव ऑर्गन, एक का नाम है एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, एक का नाम है जुडिशरी ऑर्गन। फिर फर्दर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, लोकल लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, लोकल लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, लोकल लेवल पर। लेजिस्लेटिव ऑर्गन का क्या काम है? एक्ट बनाना। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का काम क्या दिया? एक्ट को इम्प्लीमेंट करना, जो ये बनाएंगे वो ये इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसका काम क्या था? इसका काम था जो भी एक्ट लॉ बनेगा उसको समझता है, समझाता है, और कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको ये रिसोल्व करता है। जुडिशियल ऑर्गन क्या करता है? जो भी लॉ बनता है उसको समझता है, समझाता है, और जो भी डिस्प्यूट हो उसको वो क्लियर करता है ताकि कोई भी डिस्प्यूट ना रहे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया, उसमें क्या किया? उसमें इंडिया को 3 ऑर्गन्स में डिवाइड किया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इसका काम लॉ बनाना, लॉ को इम्प्लीमेंट करना, और लॉ को समझना, समझाना, और कोई भी डिस्प्यूट हो उसको सॉल्व करना। तो इसको फर्दर 3 लेवल पर डिवाइड किया गया, सेंट्रल, स्टेट, लोकल, सेंट्रल, स्टेट, लोकल, सेंट्रल, स्टेट, लोकल। तो सेंट्रल लेवल पर इसने बनाया पार्लियामेंट, और स्टेट लेवल बनाया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बनाया? आराम से आप समझते रहिए, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। सेंट्रल लेवल पर बनाया पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या करेगा? वो एक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? एक्ट बनाएगा। और स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि SLA, ये भी क्या करेगा? ये भी एक्ट बनाएगा। इसमें कौन होता है और इसमें कौन? पार्लियामेंट, कोई पूछे क्या तो लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। क्या? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, इसके बारे में बात करेंगे। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा प्लस गवर्नर, या फिर हम विधानसभा, विधान परिषद, गवर्नर। इंडिया में हर एक स्टेट में ये नहीं है। और मान लीजिए कुछ स्टेट में विधानसभा प्लस गवर्नर है, और कुछ स्टेट में विधानसभा, विधान परिषद प्लस गवर्नर है। जो भी स्टेट छोटा है उसमें ये 2 हैं, और जो भी स्टेट बड़े हैं जैसे कि यूपी, यहाँ पे ही तीनों हैं। तो सेंट्रल लेवल पर कौन है? लेजिस्लेटिव ऑर्गन का काम क्या है? लॉ बनाना। पहले इस वाले पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो यानी कि सेंट्रल लेवल पर है पार्लियामेंट, और स्टेट लेवल पर है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। आप ये समझ लीजिए, अभी आगे इसके बारे में बताऊंगा कि ये जो लॉ बनाएगा वो पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होगा, और ये जो लॉ बनाएगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये एक स्टेट पर ही एप्लीकेबल होगा। ये जो लॉ बनाएगा ये पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होगा, और ये जो लॉ बनाएगा वो एक स्टेट पर ही एप्लीकेबल होगा। अब आइए बात करते हैं पार्लियामेंट के बारे में, फिर बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। जैसे कि मैंने बताया आपको, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। फिर इसको फर्दर 3 लेवल पर। तो हम पहले बात करेंगे लेजिस्लेटिव, जो कानून बनाता है, जो एक्ट बनाता है। ये एक है सेंट्रल लेवल पर, एक है स्टेट लेवल। सेंट्रल लेवल पर है
पार्लियामेंट, ये जो लॉ बनाएगा पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होगा। स्टेट लेवल पर है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये जो लॉ बनाएगा ये उसी स्टेट पर एप्लीकेबल होगा। पार्लियामेंट मैंने क्या बताया, लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। क्या बताया मैंने, लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। लोकसभा को हम क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल। यहाँ पे जो पीपल जो भी होते हैं उनको हम, वो इलेक्टेड होके आते हैं, उनको हम एमपी बोलते हैं। लोकसभा एमपी वो इलेक्टेड होते हैं, इसका जो इलेक्शन है वो हर 5 साल में होता है, तो इसको हम अपर हाउस भी बोलते हैं। लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल, ये हर 5 ईयर में इसका इलेक्शन होता है। यहाँ पे जो पीपल तो इलेक्टेड होकर आते हैं, जैसे भी मैंने बताया था पीछे 550% जो इलेक्टेड होकर आए हैं, इसको हम अपर हाउस भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसको हम लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल या अपर हाउस क्या बोलते हैं, तो आप इसमें से ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। राज्यसभा, इसको हाउस ऑफ स्टेट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एमपी होते हैं, राज्यसभा में जो एमपी होते हैं वो एमपी कहाँ से आते हैं, वो स्टेट से आते हैं वो एमपी, ठीक है। और इसका चुनाव जो भी है वो हर 2 साल में होता है। देखिए यहाँ पे जो पीपल जो भी एमपी होते हैं उनकी जो पीरियड होता है वो होता है 6 ईयर का। जैसे यहाँ पे 5 ईयर का, तो 550 लोगों का एक बार में ही यहाँ पे होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि उनका पीरियड 6 साल का, तो हर 2 साल में, हर 2 साल में, हर 2 साल में 1/3 1/3 1/3 ऐसे करके पूरे के पूरे जो है जितने भी यहाँ पे वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे एक बार में इलेक्शन नहीं होता है, यहाँ पे इलेक्शन नहीं होता है, यहाँ पे सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन कैसे होता है, यहाँ पे स्टेट भेजती है कि अपने एमपी वो कैसे भेजते उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहले ये समझिए, पार्लियामेंट सेंट्रल लेवल पर लॉ बनाता है जो इंडिया पर एप्लीकेबल होता है। पार्लियामेंट कोई पूछे क्या, तो बोलेंगे लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। कोई भी एक्ट बनना है तो पहले वो एक बिल होता है या ड्राफ्ट, वो यहाँ से पास होगा, फिर यहाँ से पास होगा, प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन करेंगे, तब वो जाके वो क्या बन जाएगा। जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देंगे तो वो बन जाएगा एक्ट। जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करेंगे वो एक्ट नहीं बनेगा। पार्लियामेंट एक सेंट्रल लेवल पर है और ये क्या करता है, ये लॉ बनाता है, वो पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होता है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए पार्लियामेंट के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। फिर इसको फर्दर 3 लेवल पर डिवाइड किया कॉन्स्टिट्यूशन ने। सेंट्रल लेवल पर है पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के बारे में बात करते हैं। पार्लियामेंट में क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, जिसको हम हिंदी में राष्ट्रपति भी बोलते हैं। देखिए लोकसभा में जो एमपी होते हैं, एमपी यानी कि सांसद, वो लोकसभा एमपी होते हैं। और राज्यसभा में जो एमपी होते हैं ये होते हैं राज्यसभा एमपी। इलेक्टेड, देखिए मैक्सिमम लोकसभा में जो सीट्स हैं, यानी कि टोटल इंडिया को 550 पार्ट्स में डिवाइड किया गया टोटल। ये कैसे डिवाइड किया गया, एरिया के हिसाब से और कितने पीपल पॉपुलेशन है उसके हिसाब से। लेकिन करंट में टोटल 545 सीट्स हैं। अब आप बोलेंगे 5 सीट्स कहाँ गई, हो सकता है पॉपुलेशन मान लीजिए 10 लाख पे एक बनता हो तो उस टाइम वहाँ पे पूरा ना हुआ हो, या फिर एरिया कुछ भी कारण से, ठीक है, कुछ पीओके का भी यहाँ पे कुछ है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको आप इग्नोर कीजिए। आप ये समझिए टोटल मैक्सिमम कितनी हो सकती है 550, लेकिन करंट में कितनी है 545। इसमें से क्या होता है, दो जो हैं वो हमारे प्रेसिडेंट उसको सेलेक्ट करते हैं, इसमें से 2, लेकिन किसी रीज़न से उसको हटा दिया गया फिलहाल। तो फिलहाल कितनी है 543। जैसे कि मैंने बताया टोटल कितने सीट्स मैक्सिमम हो सकती हैं 550, करंट में कितनी है 545, जिसमें से क्या है 543 इलेक्टेड है, यानी कि इलेक्शन के थ्रू जीत कर आए, और 2 क्या होते हैं वो प्रेसिडेंट उनको सेलेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन वो अभी
इसको फिलहाल हटा देगा। तो करंट में कितने हैं, तो मैं बोलूँगा 543 MP हैं जो लोकसभा में अभी हैं, और इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, यानी कि 272 आता है। अब जिस भी पार्टी का, जैसे बीजेपी हो गई पार्टी, हो गई आप हो गई पार्टी, एसपी हो गई, बीएसपी हो गई, ठीक है, ऐसे कोई भी पार्टी है, तो हर एक पार्टी के 543 जो है वो इलेक्शन में खड़े होंगे। मान लीजिए एक प्लेस है यूपी, यहाँ पे मैंने कितनी बताई, 80 सीट्स हैं। यहाँ पे कितनी सीट्स हैं, यहाँ पे टोटल 80 सीट्स हैं। तो यहाँ पे 80 बीजेपी के, 80 आप के, 80 एसपी के, 80 बीएसपी के, ऐसे करके लगभग इतने लोग हुए। ऐसा तो नहीं कि इन्हीं के सारे लोग जीतेंगे, इन्हीं के हो सकता है 40 इनके जीत गए, 10 इनके जीत गए, 15 इनके जीत, कितने हो, 50 65 और फिर 15 इनके। तो ऐसे करके हर एक जो भी पार्ट है, जो 543 सीट्स हैं, 543, ऐसे हर एक में से हर एक पार्टी के कुछ ना कुछ % जीते होंगे। तो बोला जाता है जिस भी पार्टी के 272 से ज़्यादा MP जीतेंगे, उस पार्टी की क्या होगी, मेजोरिटी होगी। यानी कि बीजेपी के 290 MP जीते, यानी कि 290 सीट्स इनके पास आई। तो जिसकी मेजोरिटी उसकी सरकार, यानी कि पार्लियामेंट में जिसके MP ज़्यादा होंगे, पार्लियामेंट में जिसके MP ज़्यादा होंगे उसकी क्या होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी क्या होगी, सरकार होगी सेंट्रल में, उसकी क्या होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अभी जनवरी 2024 में इसी लोकसभा का ही इलेक्शन है, यानी कि हर एक पार्टी से 543 MP लोग खड़े होंगे, चुनाव होगा, जिसके ज़्यादा होंगे, यानी कि 272 मिनिमम है, जिसके ज़्यादा होंगे उसकी बन जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसी पार्टी में से एक MP, जी हाँ, मान लीजिए 290 बीजेपी के अगर उसमें MP हैं जो पहले चुनाव हुआ था, तो उसमें दो इसी में से एक MP को ये सारे MP मिलके क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। तो उन 290 MP में से जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, मोदी जी, वो भी एक MP हैं। वो MP कहाँ से जीते थे, वो बनारस से जीते थे। तो उनको सब लोगों ने मिलकर क्या किया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो जो भी इलेक्टेड MP होते हैं उसमें से एक MP जिसके ज़्यादा मेजोरिटी होती है वो अपने में चुन के उसको प्राइम मिनिस्टर बना देता है। बीजेपी की गवर्नमेंट है सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट, जिस भी पार्टी के ज़्यादा MP होते हैं उसकी गवर्नमेंट होती है। यहाँ पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट को हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, जो देश चलाती है। ठीक है, ये जो एक्ट बनाएंगे, ये एक्ट नहीं बनाते, ये इम्प्लीमेंट करता है। देखिए जो MP है, एक्ट कैसे बनता है, कोई भी एक्ट बनना है तो मान लीजिए 543 है, तो इसमें से मिनिमम हाफ यानी कि 272 हाँ होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम, ठीक है, तभी वो कोई भी बिल जो है वो एक्ट बनेगा। ठीक है, एक्ट, तो मान लीजिए जिस इनके कितने % हैं, इनके 200 MP यहाँ पे है, तो ये सारे लोग तो हाँ बोलेंगे ही बोलेंगे। भाई अगर ये कोई बिल लेके आते हैं बीजेपी वाले, तो 290 इनके वोट है, यानी कि 272 से ज़्यादा है, तो बिल क्या बन जाएगा, इनकी तरफ से वो पास हो गया लोकसभा में। फिर वो राज्यसभा में जाता है ऐसे ही, फिर वहाँ भी मिनिमम देखेंगे कितने हैं, उससे ज़्यादा हाँ होना चाहिए, फिर प्रेसिडेंट साइन करेगा तो वो क्या बन जाएगा, बिल एक्ट बन जाएगा। अभी बात करते हैं बिल के बारे में। और मानिए कोई अपोजिशन पार्टी, इसमें हो सकता है आपके भी हों, SP के भी हों, BSP के भी हों, या और भी जो पार्टी है उनके कितने होंगे, तो अगर इसमें से माइनस करते हैं 543 में से 272 माइनस करते हैं हम, 543 माइनस 290, तो यानी कि 253, यानी कि किसी लोकसभा में पास होने के लिए 272 हाँ चाहिए। तो अगर ये सारे लोग जो विपक्ष में, यानी कि जो अपोजिशन में है, ये कितने, 253, यानी कि 543 में है, 290 बीजेपी के हैं और 253 अपोजिशन के हैं, सारे मिला के। ठीक है, इसमें अलग अलग पार्टी के भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें सारे बीजेपी के ही हैं। ये भी कोई बिल लाएंगे तो वो
272 हाँ उसमें मिल जाएगा क्योंकि इनके पास 290 लेकिन इनके पास 253 है, तो हो सकता है ये सब लोग हाँ बोल दें, ये सारे लोग ना बोल दें। तो ऐसा नहीं होता, अगर कोई अच्छी चीज़ है तो ये लोग भी हाँ बोल देते हैं, अदरवाइज ये सब लोग भी हाँ बोल देंगे, ये सब लोग ना बोल देंगे तो वो यहीं रिजेक्ट हो जाएगा, तो वो राज्यसभा में जा ही नहीं पाएगा। तो पहले ही बिल जो है वो एक्ट बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, फिर वो प्रेसिडेंट साइन करेंगे। जब लोकसभा में ये सब लोग ना बोल दिया तो वो यहीं पे फेल हो जाएगा। तो इस हिसाब से पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, लोकसभा में कितनी सीट है टोटल 550, लेकिन करंट में कितनी है 545, जिसमें से 2 कौन करता है इलेक्ट, प्रेसिडेंट, लेकिन सेलेक्ट करता है प्रेसिडेंट लेकिन वो हटा दिया गया है। तो फिलहाल कितने हैं 543, इसमें से आधे कितने होने चाहिए 50%, 272, 290 हैं बीजेपी के। तो जिसके एमपी ज़्यादा, जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा, उसकी सरकार, उस सरकार को क्या बोलेंगे, सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट। 290 एमपी नहीं, इससे जो मिनिस्टर बनेगा वो गवर्नमेंट चलाएगा। 93 डिपार्ट, अब देखिए 290 एमपी है, ठीक है, तो पार्टी कौन सी है, बीजेपी, जिसके 290 एमपी ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट किसकी होगी सेंट्रल में, बीजेपी की गवर्नमेंट होगी। किसकी होगी गवर्नमेंट, अब बीजेपी। अब देखिए 290 एमपी, टोटल कितने एमपी इनके पास 290, हो सकता है 300 हो, 350, लेकिन 272 मिनिमम चाहिए ही चाहिए। अब होगा क्या, अब इन 290 में से एक पर्सन क्या बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा। क्या बनेगा, प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए इंडिया में क्या है कि कई डिपार्टमेंट, जैसे आपने नाम सुना होगा एक होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, ऐसे करके टोटल इंडिया में 93 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक। और ये डिपार्टमेंट्स क्या हैं, ये जैसे होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, ये एग्रीकल्चर रिलेटेड कानून बनाएंगे, ये हेल्थ से रिलेटेड, ये डिफेंस से रिलेटेड, मतलब जो भी होगा कानून नहीं बनाएंगे, कानून तो सब लोग मिलके बनाते हैं, ये लोग क्या करेंगे उस डिपार्टमेंट को संभालेंगे कि डिफेंस में हमको राफेल लेना है कि नहीं लेना, कितने राफेल लेने हैं, हमको हॉस्पिटल बनाना है नहीं बनाना, कितने बनाने हैं, एग्रीकल्चर कितना क्या करना है, होम मिनिस्ट्री, ठीक है। तो जो भी इनके अपने अपने काम है वो ये लोग संभालेंगे। तो ये कौन संभालता है, इन्हीं 290 एमपी में से क्या होते हैं, कुछ लोगों को ये मिनिस्ट्री मिल जाती है। तो टोटल 58 यूनियन मिनिस्टर हैं, तो यानी कि 290 में से ये जो 93 डिपार्टमेंट है वो 58 एमपीज में डिवाइड किया गया है। ऐसा नहीं कि एक को एक ही मिलेगा, एक को दो भी मिल सकता है, हो सकता है कि इनके पास एक है, इनके पास एक है, ये दो दो एमपी को संभाल रहे हैं, उसको एक एमपी संभाल रहे हैं, उसको एक एमपी संभाल रहे हो। तो कुल मिलाकर 93 डिपार्टमेंट्स हैं जिनको 58 एमपी में डिवाइड किया गया। और इन डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं, इन डिपार्टमेंट जो मेन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, यूनियन मिनिस्टर। क्या बोलते हैं उसको, यूनियन मिनिस्टर। और ये क्या हो गए, ये 58 लोग क्या हो गए, ये 58 लोग हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट, ये लोग हो गए मिनिस्टर्स, यूनियन मिनिस्टर्स। जिसके ज़्यादा एमपी उसकी सेंट्रल में गवर्नमेंट, सेंट्रल में गवर्नमेंट मतलब जो ये 93 डिपार्टमेंट को संभालती है। ये कौन संभालेगी, जिसके एमपी ज़्यादा है उसकी गवर्नमेंट होगी। तो किसकी गवर्नमेंट होगी, बीजेपी की। सेंट्रल में गवर्नमेंट किसकी है, बीजेपी की। सेंट्रल में गवर्नमेंट है, इसका मतलब 93 डिपार्टमेंट कौन संभालेगा, बीजेपी संभालेगी। बीजेपी संभालेगी मतलब इन 290 में से कुछ एमपी संभालेंगे, हो सकता है किसी को एक हो, किसी को 2 डिपार्टमेंट, किसी को 3 मिनिस्ट्री मिली हो। तो ऐसे करके 290 में से देखिए ये भी एमपी हैं, ये भी एमपी हैं, ये भी एमपी हैं, लेकिन ये एमपी है, ये भी एमपी है, लेकिन ये 58 माइनस कर देंगे 290 में से। अगर माइनस करते हैं 290 माइनस 58, यानी कि 290 को हम डिवाइड करते हैं 58 232, ये तो खाली एमपी है।
और ये लोग क्या है, एमपी हैं, प्लस ये लोग क्या है, मिनिस्टर भी हैं। क्या है ये लोग, मिनिस्टर। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। क्या बोलते हैं इनको, क्योंकि ये लोग सेंट्रल में हैं तो इनको सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर। और ये लोग क्या करेंगे, 58 लोग, ये डिपार्टमेंट संभालेंगे। तो ये लोग कौन हो गए, ये लोग हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसा कि मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में हमने बात किया। फिर प्रेसिडेंट के बारे में बात कर लेते हैं। फिर हमने बात किया पार्लियामेंट, इसमें लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है। फिर पार्लियामेंट कोई पूछे तो बोलेंगे ये। और लोकसभा में भी कौन है, बीजेपी है, इसके 290 एमपी हैं, और 543 माइनस 290 जो भी बचे 253 वो किसके, अपोजिशन के एमपी। इसमें कोई भी पार्टी हो सकती है, आप हो सकती है, एसपी बीएसपी कोई भी हो सकती है, ठीक है। एसपी अखिलेश यादव की पार्टी है, जो यूपी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, पहले थे। तो 290 में से जिसके एमपी ज़्यादा होंगे वो 93 डिपार्टमेंट को संभालेगा। जो 93 डिपार्टमेंट संभालेगा, कौन संभालेगा, बीजेपी, क्योंकि इसके एमपी ज़्यादा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हुई बीजेपी की, और जिसकी हुई सेंट्रल गवर्नमेंट वो क्या संभालेगा, ये 93 डिपार्टमेंट को। तो पार्लियामेंट और गवर्नमेंट डिफरेंस है। पार्लियामेंट कोई पूछे क्या गवर्नमेंट और पार्लियामेंट एक ही है, जी नहीं। पार्लियामेंट बोले तो लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। गवर्नमेंट बोले तो जो 93 डिपार्टमेंट को संभालेगा, यानी कि जिसकी एमपी ज़्यादा होंगे, यानी कि बीजेपी के एमपी ज़्यादा हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोले तो बीजेपी के जो 93 डिपार्टमेंट संभालेगी। उसी तरह ये बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा क्या है, राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ स्टेट। क्योंकि यहाँ पे राज्यसभा में जो एमपी होते हैं उनको स्टेट सेलेक्ट करके भेजता है, इनकी चुनाव नहीं होता है, इनका स्टेट भेजता है। इसका हर 2 साल में, 6 साल की इनकी होती है, लेकिन हर 2 साल में 1/3 चेंज हो जाते हैं। इसको हम, ये सिलेक्टेड होते हैं, इनको हम लोअर हाउस भी बोलते हैं। इसको आप जरूर याद रखिएगा, राज्यसभा लोअर हाउस, लोकसभा अपर हाउस। ऐसा नहीं कि ये कोई बिल्डिंग है जिसमें फर्स्ट फ्लोर पे ये है, सेकंड फ्लोर पे ये है, ऐसे कुछ नहीं है। पार्लियामेंट अभी मैं दिखाता हूँ क्या है आपका। तो इसको हम अपर हाउस भी बोलते हैं, इसको हम लोअर हाउस बोलते हैं। अपर आप ऐसे समझिए कि इसमें ज़्यादा लोग हैं तो ये अपर हाउस, इसमें कम लोग हैं तो ये लोअर हाउस। इसको स्टेट सेलेक्ट करके भेजता है, इसलिए इसको हाउस ऑफ स्टेट बोलते हैं। इसको हम लोग सेलेक्ट करके भेजते हैं, हम पीपल, आम लोग, तो इसको हाउस ऑफ पीपल। तो ऐसे अब इसको याद कर सकते हैं। राज्यसभा, राज्यसभा में जो एमपी होते हैं उसको हाउस ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, क्योंकि उसको स्टेट सेलेक्ट करके भेजते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम कितने हैं, 250 मैक्सिमम कितने हैं यहाँ पे। इसको भी जैसे कि मैंने पूछा था यूपी में कितने, यहाँ पे 80 एमपी है, ठीक है। उसी तरह यूपी में इसको मान लीजिए यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम होते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 20। यहाँ पे इसको, यहाँ पे यूपी जो है राज्यसभा में 20 एमपी भेज सकता है, ठीक है। तो यूपी में जिसकी भी गवर्नमेंट होगी, यहाँ पे जो गवर्नमेंट होगी सेंट्रल में वो पूरे देश को चलाएगी, यहाँ पे जो गवर्नमेंट होगी वो खाली स्टेट को चलाएगी, ठीक। अभी बात करते हैं उसके बारे में। तो अब ये समझिए कि यूपी में 20 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो यानी कि 20 एमपी ये लोग सेलेक्ट करके भेज सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे 20 भेजा, ऐसे दिल्ली ने भी भेजा, ऐसे हरियाणा में भेजा, ऐसे करके यहाँ पे मैक्सिमम 250 हो सकती है। जैसे बताया यहाँ पे भी डिवाइड किया गया पॉपुलेशन और एरिया के वाइज से। तो यहाँ पे मैक्सिमम 550 हो सकती है। इसको याद है, ये भी क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम कितनी हो सकती है। यहाँ पे 550, यहाँ पे 250, लेकिन है कितनी यहाँ पे 245। इसमें से भी 233 और 12, इसमें से 12 जो है वो हमारे
प्रेसिडेंट सेलेक्ट करेंगे वो किस पे सेलेक्ट करें, कोई स्पोर्ट्स का होगा या कोई लिटरेचर का होगा। ठीक है, ऐसे करके कुछ यहाँ पे कंडीशन है, उसमें 12 जो है वो प्रेसिडेंट सेलेक्ट करेंगे। तो ऐसे इसका हाफ 123। तो यानी कि बीजेपी को यहाँ पे बीजेपी के अभी करंट में 109 है। तो ये लोकसभा में कोई भी बिल पास करना इनके लिए ईजी है क्योंकि इनके पास 290 है, लेकिन वो राज्यसभा में पास होना चाहिए। तो यहाँ पे हाफ कितना होता है 123। जैसा कि मैंने बताया कि राज्यसभा में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 250, लेकिन करंट में कितने हैं 245। 245 में 12 जो है वो फिक्स है, ये वाला जैसे यहाँ पे 2 फिक्स है यहाँ 12 फिक्स है। प्रेसिडेंट सेलेक्ट करेंगे, कोई स्पोर्ट्स का होगा कोई लिटरेचर का होगा। ठीक है, ऐसे करके स्पेशलिस्ट इनको इनके बारे में कुछ एक स्पेशल नॉलेज हो या ठीक है तो वो प्रेसिडेंट सेलेक्ट करेंगे। तो इसका टोटल कितना हो गया 245। 245 का हाफ 123। बीजेपी के पास आज 109 एमपी हैं जो राज्यसभा में हैं, यानी कि लोकसभा में इनके लिए पास करना इजी है क्योंकि इनके पास 290 है जो हाफ से ज़्यादा है। लेकिन लोक राज्यसभा में इनके पास 123 नहीं है 109 है इनके पास। तो यहाँ पे हो सकता है ये लोग सब लोग ना बोल दें 123 मिनिमम चाहिए, लेकिन यहाँ पे 109 है इनके पास। तो कितने कम पड़ रहे हैं इनके पास 14 एमपी यहाँ पे कम पड़ रहे हैं। ठीक है, तो 14 एमपी और होते तो यहाँ से भी ये पास करवा सकते थे ईजिली। इसलिए जो पार्टी होती है वो सेंट्रल लेवल पर भी यानी कि लोकसभा में भी करती है वो इलेक्शन, वो लोकसभा में भी लड़ाई करते ताकि लोकसभा में ज़्यादा एमपी हो, और वो स्टेट लेवल पर भी ज़्यादा करते ताकि ज़्यादातर स्टेट में उनकी सरकार हो और उनके एमपी यहाँ पे आए। मतलब यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट है तो सारे एमपी यहाँ पे बीजेपी के होंगे, लेकिन दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है स्टेट लेवल पर। वहाँ पे किसकी है अरविंद केजरीवाल जी की, आम आदमी पार्टी की। तो वहाँ पे जो एमपी आएंगे राज्यसभा में वो आम आदमी पार्टी भेजेगा। तो ऐसे करके यहाँ पे इनके पास 109 है और अपोजिशन में कितने हैं 245 माइनस 109 यानी कि 136 है अपोजिशन में। यानी कि यहाँ पे हाँ करने के 123 चाहिए, लेकिन ये सब लोग ना बोल देंगे तो वो यहाँ पे पास हो ही नहीं पाएगा। और जब वो लोकसभा में मान लीजिए पास हो गया यहाँ पास नहीं हुआ तो फिर वो फेल हो जाएगा, फिर वो बिल जो है वो एक्ट बन ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे कौन होता है, यहाँ पे स्टेट जो है वो अपने एमपी सेलेक्ट करके भेजती है। जिस भी स्टेट में जिस भी पार्टी होती है वो अपनी एमपी भेजती है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने मैक्सिमम 245, हाफ कितने 123 एंड बीजेपी के पास कितने 109। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने 3 ऑर्गन में डिवाइड किया, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी। लेजिस्लेटिव को सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, और सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या करती है लॉ बनाती है। ये जो लॉ बनाएगी कैसे बनेगा, यहाँ भी पास होगा यहाँ भी पास होगा, ये साइन करेंगे। तो लोकसभा में किसके ज़्यादा एमपी बीजेपी के, यहाँ पे किसके ज़्यादा एमपी अपोजिशन के 136 245 में से। हो सकता है यहाँ पास हो जाए यहाँ वो पास नहीं हो पाएगा तो ना हो, लेकिन कई बार क्या होता है वो यहाँ पास हो जाता है यहाँ भी पास कर देगा। अगर अच्छी चीज़ है तो ये लोग भी पास कर देंगे, अपोजिशन वाले भी ना नहीं करते हैं। हाँ, कोई भी बिल पहले यहाँ पेश होगा कि यहाँ पे पेश होगा या फिर पहले यहीं पे होगा, तो इसमें भी कुछ रूल्स हैं। कुछ हैं जो यहीं पे पहले आएंगे फिर यहाँ जाएंगे, कुछ है जो पहले यहाँ भी कर सकते हो यहाँ भी कर सकते हो। इसके बारे में बात करेंगे कि बिल क्या होता है, बिल क्या होता है जो एक्ट बनता है, बिल क्या होता है जो एक्ट बनता है। तो आई होप को समझ में आ गया होगा पार्लियामेंट क्या है। पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट। लोकसभा में जिसके ज़्यादा एमपी उसकी सरकार, उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो मेजोरिटी में, उसकी गवर्नमेंट बोले तो जो ये 93 डिपार्टमेंट संभालेंगे। जिसके ज़्यादा एमपी होंगे वो ये डिपार्टमेंट संभालेगा, और इन सबको कलेक्टिवली ये कौन संभालेगा, ये 58 यूनियन मिनिस्टर संभालेंगे, और इन सबको कलेक्टिवली क्या बोलेंगे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई पूछे सेंट्रल गवर्नमेंट तो बोलेंगे इन 93 डिपार्टमेंट संभालने वाली 58 यूनियन मिनिस्टर, ऑल कैबिनेट मिनिस्टर, ऑल सेंट्रल या यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को हम क्या बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल यूनियन या कैबिनेट मिनिस्टर। इसको हम टोटल को एक साथ कर दें एक ग्रुप में,
इसको एक ग्रुप कर दें हम तो इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बिल के बारे में बात करें, बिल क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये 93 डिपार्टमेंट है, जो ये 290 MP अपने आप में डिवाइड कर लेंगे। तो वो डिपार्टमेंट क्या क्या है, जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री, तो इसको दे दिया राजनाथ सिंह जी को, ये भी MP है। होम मिनिस्ट्री किसको दे दिया, अमित शाह जी को। ये क्या करता है, इंटरनल सिक्योरिटी देखते हैं। स्पेस डिपार्टमेंट, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट, देखिए 2 डिपार्टमेंट है, ये किसको दे दिया, ये मोदी जी ने ले लिया। तो यहाँ पे देखिए एक MP ने 2 डिपार्टमेंट को ले लिया, हो सकता है और भी डिपार्टमेंट हो इनके पास। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री ये दे दिया नितिन गडकरी जी को। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कॉरपोरेट अफेयर्स ये दे दिया निर्मला सीतारमन जी को। तो ये जो भी डिपार्टमेंट है, ये टोटल कितने डिपार्टमेंट हैं, 93। इनके जो हेड होंगे, जो सबसे अपर लेवल पर होगा, जो इनको संभालेगा, उसको क्या बोलेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैबिनेट। वो साथ में MP भी होगा, वो ऐसा MP होगा जो इनका हेड होगा, उसको क्या बोलेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये लोग क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। एक्सटर्नल अफेयर किसको दे दिया, जयशंकर जी को। ये बदलते रहते, हो सकता है कल ये डिपार्टमेंट ये ले लें या ये डिपार्टमेंट ये ले लें, ऐसे चेंज हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आपने वो चीफ मिनिस्टर होता है, फिर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर होता है, प्रिंसिपल होता है, वाइस प्रिंसिपल होता है, ठीक है, वाइस प्रिंसिपल। उसी हिसाब से ये जो हो, ये तो हो गए कैबिनेट मिनिस्टर जो सबसे ऊपर है। तो मान लीजिए कल ये ना हो या किसी काम में बिजी हो या इनको कोई भी प्रॉब्लम हो, तो कौन संभालेगा, वाइस कैबिनेट मिनिस्टर। लेकिन यहाँ पे वाइस कैबिनेट मिनिस्टर ना बोल के उसको हम नाम देते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। किसी स्टेट का मिनिस्टर नहीं है, ये है एक तरह से वाइस कैबिनेट मिनिस्टर, खाली इसका नाम है ऐसा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। जैसे कॉर्पोरेट अफेयर्स में अभी कौन है, श्री राव इंद्रजीत सिंह जी हैं। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस में कौन है, श्री पंकज चौधरी जी हैं, ठीक है। तो बीजेपी जो है, जो कि 290 MP हैं, बीजेपी के जो 290 MP हैं, उसी में से क्या बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे। तो 290 में से कितने बने, 58 MP क्या बने, मिनिस्टर बन गए, जो क्या करेंगे, ये सारे 93 डिपार्टमेंट को संभालेंगे। टोटल मिनिस्टर को हम क्या बोलेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या बोलेंगे इसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या हम बोलेंगे इसको, यही है सेंट्रल गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब देखिए इन 58 जो मिनिस्ट्रीज हैं, तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि सब अपना अपना संभाल रहे हैं, कोई किसी को जवाब नहीं देगा। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर को इन सारे मिनिस्ट्रीज का हेड बना दिया गया कि भाई तुम सब लोग अपना अपना काम करो, लेकिन कोई भी कुछ भी गलत करते हो तो वो प्राइम मिनिस्टर को वो जवाब देगा। तो प्राइम मिनिस्टर सबसे ऊपर है। जैसे कि एक क्लासरूम है, तो जैसे एक प्रिंसिपल है, फिर 12 टीचर हैं, ये हर एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ये लोग। प्रिंसिपल भी एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, लेकिन अगर ये लोग कोई गलती करते हैं ये लोग, तो प्रिंसिपल इनके ऊपर बैठा हुआ है। प्रिंसिपल मान लीजिए एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है इंग्लिश का, ये हिंदी पढ़ा रहे हैं, ये संस्कृत पढ़ा रहे हैं, ये मैथ पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा, अपना अपना आप पढ़ाइए, अपना अपना आप काम कीजिए। लेकिन अगर आप लोग कोई भी गलत काम करते हैं, कुछ भी गलती होती है आपसे, तो आपको जवाब देना होगा प्रिंसिपल को। अगर प्रिंसिपल भी एक टीचर ही है, ऐसा नहीं कि आप उनको जवाब नहीं देंगे। उसी तरह से आप मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर भी एक मिनिस्टर हैं, जो भी ऊपर एक डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं एटॉमिक एनर्जी का, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो ऐसा नहीं कि वो भी एक मिनिस्टर हैं, हाँ मिनिस्टर हैं, लेकिन वो आप मिनिस्टर में भी सबसे ऊपर हैं। तो आप सबका जवाबदेही जो है वो प्राइम मिनिस्टर के वो रहेगा। अगर प्राइम मिनिस्टर कोई भी आप गलती करते हो तो प्राइम मिनिस्टर आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप प्राइम मिनिस्टर इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी हेड है। इसको टोटल क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। टोटल कर देंगे तो नाम दिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हर एक MP को क्या बोलेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर। क्या बोलेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर। और सारे कैबिनेट मिनिस्टर को टोटल कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक। आइए रिकैप कर लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। ये आपका पेपर है, कितने मार्क्स का आएगा।
आइए रिकैप करते हैं, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। ये आपका CA इंटर का पेपर है, पार्ट 3 टैक्सेशन, पार्ट बी GST, 50 मार्क्स का पेपर है। कैसे पढ़ेंगे, जो भी पर्सन है जो भी इनकम करता है वो एक्सपेंस करता है, तो उसके ऊपर जो सामने सेल करता है वो उससे टैक्स चार्ज करता है। टैक्स गवर्नमेंट क्या करती है, नेशन के ऊपर एक्सपेंस करती है। किस चीज़ के ऊपर एक्सपेंस करती है, रोड, ट्रांसपोर्ट, फ्लाईओवर, ताकि इंडिया के जो पर्सन उनको आसानी हो। कौन सा डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल फॉलो होता है, कौन सा टैक्स प्रिंसिपल फॉलो होता है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स प्रिंसिपल फॉलो होता है। फिर हमने पढ़ा डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, फिर उसके बारे में जाना। फिर हमने जाना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया किसने लिखा, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। एक एक कमेटी बनी जिसके हेड थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। उस कमेटी में जो भी पर्सन थे सबने मिलकर ड्राफ्ट किया, 26 जनवरी 1950 को एप्लीकेबल हुआ। और जो कमेटी बनी थी उसमें जो पर्सन थे, जो कमेटी बनी थी उसमें जो भी पर्सन थे वो कौन थे, वो इंडिया में जितने भी पार्ट्स हैं उसको डिवाइड किया गया 550 पार्ट्स में। यहाँ से सिलेक्शन इलेक्शन हुआ, फिर वहाँ से जो पर्सन जीता उसको MP बोला गया। फिर उन सब MP में से कुछ लोगों ने सेलेक्ट किया, एक कमेटी बनाई जिन्होंने ये ड्राफ्ट किया। आई होप आपको ये पता होगा ये MP कौन होते हैं, मैंने आपको ये बता दिया है। फिर हमने बात किया इंडिया के बारे में, लोकसभा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव काम है लॉ बनाना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में। सेंट्रल, स्टेट, लोकल। सेंट्रल पे पार्लियामेंट, जो लॉ बनाएगा इंडिया पर एप्लीकेबल होगा। स्टेट असेंबली, जो लॉ बनाएगा स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल होगा। फिर हमने बात किया पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल, क्योंकि पीपल सेलेक्ट करके भेजते हैं। अपर हाउस, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग होते हैं, इसका इलेक्शन हर 5 साल में होता है। राज्यसभा, इसको हाउस ऑफ स्टेट, क्योंकि यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करके भेजते हैं, यहाँ पे इलेक्शन नहीं होता है। ये हर 2 साल में इसका इलेक्शन सिलेक्शन मतलब चेंज होता है, कि जैसे इनका पीरियड 5 ईयर है तो एक बार में इलेक्शन होगा। इसका 6 ईयर का है तो हर 2-2 साल पे 1/3 चेंज होते रहते हैं। जैसे क्या होता है कि इंडिया में जो लोकसभा इलेक्शन है वो एक बार में होता है 550 लोगों का, लेकिन जो स्टेट इलेक्शन है, जैसे कि कभी हो गया हरियाणा का इलेक्शन हो गया, फिर कभी दिल्ली का हो गया, कभी छत्तीसगढ़ का हो गया, कभी मणिपुर या मेघालय का हो गया, कभी पंजाब का हो गया, कभी पंजाब तमिलनाडु का एक साथ हो गया, या एक दिन आगे पीछे हो गया, ऐसे होता है। जब यहाँ पे चेंज होगी, हो सकता है गवर्नमेंट चेंज हो, यहाँ पे पहले कोई दूसरी BJP थी, या मान लीजिए अब आप पार्टी आ गई, तो फिर वहाँ जो यहाँ के MP होंगे वो चेंज हो जाएंगे, वो अपने MP भेजेंगे। तो इस हिसाब से चुनाव यहाँ पे स्टेट वाइज इंडिया में होता रहता है, पूरे साल किसी न किसी स्टेट का होता रहता है। इसका भी 5 साल का होता है स्टेट, ना इसके बारे में बात करेंगे अभी आगे ये समझाने के लिए। इसको लोअर हाउस बोलते हैं। जो यहाँ बिल पास होगा, यहाँ बिल पास होगा, फिर यहाँ साइन होगा, फिर वो बिल क्या बन जाएगा, एक्ट। इसके बारे में हम बात करते हैं, इस पेज के बारे में हम बात करते हैं। जो भी पेज हम बात करें उसके ऊपर हम टिक लगा देंगे। फिर हमने बात किया था पार्लियामेंट, जो लॉ बनाएगा पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, इसके बारे में डिटेल में बात कर लिया है। आई होप आपको पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिफरेंस पता चल गया। पार्लियामेंट बोले तो लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, लेकिन लोकसभा में जिसके MP ज़्यादा, उसकी मेजोरिटी ज़्यादा, उसी की क्या बनेगी, गवर्नमेंट। उस गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे, जिसके MP ज़्यादा उसी की क्या होगी, मेजोरिटी। जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा होगी वही जो है 93 डिपार्टमेंट को संभालेगा। कौन संभालेगा, उन्हीं के MP संभालेंगे। उन MP को क्या बोलेंगे,
कैबिनेट मिनिस्टर, और सारे कैबिनेट को जोड़ दे तो क्या बोलेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और इन सभी कैबिनेट मिनिस्टर में हेड कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर। जिसके एमपी ज़्यादा यानी कि जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा, उसी की क्या होगी, गवर्नमेंट। उससे क्या होगी, उसी की होगी सेंट्रल गवर्नमेंट। और जिसकी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट वही 93 डिपार्टमेंट को संभालेगा। ये पेज भी हमारा हो गया, ये पेज भी हमारा हो गया। फिर डिपार्टमेंट के बारे में बताया था कि कौन सा डिपार्टमेंट कौन संभाल रहे हैं। ये पेज भी हमारा हो गया। पार्लियामेंट, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्रेसिडेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जिसके जो 93 डिपार्टमेंट को संभालेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो 93 डिपार्टमेंट को संभालेगा। 93 डिपार्टमेंट को कौन संभाल रहा है, 58 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, या हम इसको बोल सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो 93 डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, 58 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, इस टोटल को क्या बोलेंगे सबको मिला के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कि जिसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा उसी की होगी सेंट्रल गवर्नमेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके हैं, किस पार्टी के हैं, बीजेपी के। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी हुई, बीजेपी की। ओके। फिर हमने ये वाला पेज भी पढ़ लिया है। इसमें हमने लेजिस्लेटिव ऑर्गन की बात करी थी। सेंट्रल लेवल पर कौन था, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। अब ये बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि विधानसभा गवर्नर या विधानसभा विधान परिषद गवर्नर, ये क्या चीज़ है, ये भी लॉ बनाती है या एक्ट बनाती है, ये भी एक्ट बनाती है। तो ये इंडिया पर एप्लीकेबल होता है, ये उसी पर्टिकुलर स्टेट पर एप्लीकेबल होता है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने पीछे आपको बताया था, इंडिया को पीपल और एरिया के हिसाब से डिवाइड किया गया 550 पार्ट में। लेकिन करंट में कितने हैं, 545 MP। लेकिन इसमें से दो कौन होता है, जो प्रेसिडेंट सेलेक्ट करता है, तो वो तो अभी है नहीं। तो फिलहाल कितने MP हैं, 543 MP। इसमें से बीजेपी के MP हैं 290। तो उसी तरह से इंडिया को स्टेट्स में डिवाइड किया गया, स्टेट्स में डिवाइड किया गया। जैसे हरियाणा, यूपी, पंजाब, दिल्ली, ऐसे करके इंडिया को स्टेट में भी डिवाइड किया गया। जैसे लेजिस्लेटिव जो ऑर्गन है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, लोकल लेवल पर। यहाँ पे जो कौन था, यहाँ पे था पार्लियामेंट। ये जो लॉ बनाएगा वो इंडिया पर एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे कौन है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जो लॉ बनाएगा वो पर्टिकुलर स्टेट पर ही
जो है वो एप्लीकेबल होगा। और स्टेट लेजिस्लेटिव का भी जो इलेक्शन होता है वो हर 5 साल में होता है, और इसका भी यहाँ पे लोकसभा है उसका भी इलेक्शन हर 5 साल में होता है, और राज्यसभा का हर 2-2 से। यहाँ पे लोकसभा का होता है हर 5 ईयर में, राज्यसभा का होता है हर 2-2 साल में, 1/3 1/3 1/3। वैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इसका भी चुनाव होता है हर 5 साल में। जैसे कभी हरियाणा का हो गया, कभी पंजाब या दिल्ली का हो गया, कभी यूपी का हो गया, या कभी और किसी स्टेट का हो गया। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार में एक का ही होगा या एक बार में 2 का है, ये हर 5 साल में होता रहेगा, जिसका पूरा होता रहता है 5-5 ईयर उसका होता रहता है। जैसे कि अभी रिसेंट में चुनाव हुआ था, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। यहाँ पे सेंट्रल में यानी लोकसभा में जिसके एमपी ज़्यादा होंगे वो कौन बनेगा, प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे जिस भी पार्टी के, यहाँ पे कौन होता है, यहाँ पे चुनाव किसका होता है, यहाँ पे चुनाव होता है एमएलए का यानी कि विधायक जिसको आप बोलते हैं। यहाँ पे किसका होता है, एमपी यानी कि सांसद का। सांसद का चुनाव यहाँ पे होता है विधायक का। लेकिन जिस भी पार्टी के ज़्यादा एमएलए, जिस भी पार्टी के ज़्यादा एमएलए, जैसे मान लीजिए 100 एमएलए होना चाहिए था, ठीक, और वहाँ पे है 50 और 50%, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे 50% कितना होता है, 50 होता है। किसी पार्टी के आ गए मान लीजिए 40 और किसी के 60 एमएलए जीत गए किसी पार्टी के। तो जिस भी पार्टी के ज़्यादा एमएलए होंगे, जिस भी, ये होगा एक, जैसे यहाँ पे एक पार्लियामेंट था, यहाँ पे एक लोकसभा था, यहाँ 500-550 लोग बैठते हैं, 543 लोग। ये राज्यसभा है, यहाँ पे 245 लोग बैठते हैं। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, विधानसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पे क्या होता है, जैसे पार्लियामेंट में क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा, वैसे स्टेट लेजिस्लेटिव में क्या होता है, विधान सभा बोलते हैं उसको। आपने देखा होगा हर जो भी मेट्रो स्टेशन है, जिस भी स्टेट में मेट्रो है उस स्टेट में एक स्टेशन होता ही होता है विधानसभा के नाम से। तो यही होता है वहाँ पे, यही विधानसभा होता है। यहाँ पे क्या होता है, सारे एमएलए लोग बैठते हैं यहाँ पे। तो जिस भी यहाँ पे कितने एमएलए बैठेंगे, 100 एमएलए, जो इन्हें सारे एक ही पार्टी के हों। जिस भी पार्टी के ज़्यादा एमएलए होंगे उसकी क्या होगी, स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या थी, जिस भी पार्टी के ज़्यादा एमपी होंगे उस पार्टी की क्या होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या होगी, जिस भी पार्टी की ज़्यादा एमएलए होंगी उसकी होगी स्टेट गवर्नमेंट। अब आइए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, SLA, ये जो लॉ बनाएगा, एक्ट बनाएगा, वो स्टेट पर ही लगेगा। इसको, इसका चुनाव कितने साल में होता है, हर 5 साल में। जैसे हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान, यहाँ पे माने 100 एमएलए हैं। मेजोरिटी जिसके 51 सीट्स होंगे, यानी कि विधानसभा जिसमें जिसके मेजोरिटी हो गए 50% से ज़्यादा, उसकी क्या होगी, उसकी होगी स्टेट गवर्नमेंट। जैसे आप पार्टी 70 सीट, अपोजिशन में जैसे बीजेपी या जो भी मिला के 30 सीट है, तो किसकी सीट ज़्यादा है, आप पार्टी की। तो आप सुनते होंगे दिल्ली में, DELHI, दिल्ली में किसकी गवर्नमेंट है, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है। जिसकी स्टेट गवर्नमेंट होगी, जैसे मानिए 70 एमएलए हैं, तो इसमें से एक एमएलए जो है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा चीफ मिनिस्टर। वो क्या बन जाएगा, चीफ मिनिस्टर। तो उन 70 में से एक एमएलए कौन बना, चीफ मिनिस्टर। कौन बने, अरविंद केजरीवाल जी क्या बन गए, दिल्ली के
चीफ मिनिस्टर, वो भी एक एमएलए है। जैसे प्राइम मिनिस्टर भी 290 में से एक एमपी है, 290 ने मिलकर प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बनाया मोदी जी को, उसी तरह इन 70 एमएलए ने मिलकर एक एमएलए यानी कि अरविंद जी को क्या बनाया, चीफ मिनिस्टर। और चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, जिस भी पार्टी की सीट ज़्यादा होगी। विधानसभा में किसकी सीट ज़्यादा है, आप पार्टी की। जिस पार्टी के ज़्यादा एमएलए उसकी बनेगी स्टेट गवर्नमेंट। जैसे बताए कि सेंट्रल, जैसे कि 93 डिपार्टमेंट है सेंट्रल लेवल पर, उसी तरह स्टेट लेवल पर भी सेंट्रल लेवल, वैसे स्टेट लेवल पर भी कुछ डिपार्टमेंट है। मान लीजिए कि दिल्ली में है 20 डिपार्टमेंट, 20 डिपार्टमेंट। जैसे कि मान लीजिए है दिल्ली जल बोर्ड, एक डिपार्टमेंट हो गया, या हो गया इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट हो गया। ठीक, तो दिल्ली में ऐसे मान लीजिए 20 डिपार्टमेंट है, और उनके 20 डिपार्टमेंट को मान लीजिए केजरीवाल जी ने हर एक एमएलए को एक डिपार्टमेंट दिया, तो इस डिपार्टमेंट को जो संभालेगा उसको क्या बोलेंगे हम, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर। लेकिन वो स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर है। और यहाँ पे कौन था, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर थे यहाँ पे कौन था, इसका जो हेड था उसको क्या बोलते हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। और टोटल 58 को जोड़ दें तो उसको क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उस तरह यहाँ पे जो भी एमएलए है जो कि मिनिस्टर है उसको क्या बोलेंगे, स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर। तो उसी तरह सेंट पार्लियामेंट में लॉ बनेगा, कौन बनाएगा, लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट मिलकर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा प्लस गवर्नर, प्लस गवर्नर। तो यानी कि यहाँ भी वोटिंग होगी, पहले विधानसभा में जिसके ज़्यादा एमएलए होंगे वो बिल पास कर लेगा, जो कुछ चेंज करना चाहे, जो भी नया एक्ट लेना चाहे, तो गवर्नर साइन कर देंगे, फिर वो एक्ट बन जाएगा। वो कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, वो एक पर्टिकुलर स्टेट में एप्लीकेबल। और ये जो लॉ बनाएंगे वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा। जैसे कि इन्होंने लॉ बनाया इनकम टैक्स, इन्होंने कोई दिल्ली जल बोर्ड का बनाया अपना, या इलेक्ट्रिसिटी का बनाया। जैसे आप देखते हैं यूपी में अपनी इलेक्ट्रिसिटी है, जो भी कंपनी है, दिल्ली की अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, पंजाब की एक अपनी कोई सरकारी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी होगी। तो जो उस कंपनी के रिलेटेड जो भी चेंज करेंगे उसी स्टेट में एप्लीकेबल। ऐसा नहीं कि केजरीवाल अपने दिल्ली जल बोर्ड में चेंज करेंगे तो यूपी में हो जाएगा, नहीं। हर एक स्टेट का अपना विधानसभा है, हर एक स्टेट का अपना विधानसभा। जैसे इंडिया का पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट, वैसे हर स्टेट का विधानसभा प्लस गवर्नर है। विधानसभा का इलेक्शन होता है, वैसे लोकसभा का इलेक्शन होता है। जैसे लोकसभा का इलेक्शन होता है तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जब विधानसभा का इलेक्शन होता है तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इनका काम क्या है, लॉ बनाना। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी काम है लॉ बनाना, और पार्लियामेंट का भी काम है लॉ बनाना। वो बनाएगा इंडिया पर एप्लीकेबल होगा, यहाँ जो लॉ बनाएगा वो उसी स्टेट पर एप्लीकेबल होगा। हर एक स्टेट का अपना विधानसभा प्लस गवर्नर है। ठीक, यहाँ पे जिसके एमएलए ज़्यादा उस पार्टी की मेजोरिटी, जिस पार्टी की मेजोरिटी उस पार्टी की क्या होगी, गवर्नमेंट। उस गवर्नमेंट का बोलेंगे स्टेट गवर्नमेंट। और ये जो लॉ बनाएगी उस स्टेट पर एप्लीकेबल होगा। जिस स्टेट की गवर्नमेंट होगी वही वो सारे डिपार्टमेंट संभालेगा। उस डिपार्टमेंट को बोलने, जो मिनिस्टर संभाल, जो एमएलए संभालेगा उसको बोलेंगे स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर। ये पेज भी हमारा हो गया। लोकसभा का इलेक्शन 5 साल में, राज्यसभा का इलेक्शन 1/3 का हर 2 साल में। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन यानी कि एमएलए का इलेक्शन, यानी कि विधान सभा का इलेक्शन। यहाँ पे लोकसभा का इलेक्शन, यहाँ पे कौन बनता है, प्राइम मिनिस्टर। ये होगा जनवरी 2024 में। ये होगा विधानसभा, यहाँ पे जो जीतेगा वो क्या बनेगा, चीफ मिनिस्टर। ठीक, और जो चीफ मिनिस्टर बनेगा, जैसे यहाँ पे दिल्ली में बनी आम आदमी पार्टी, और दिल्ली में जैसे राज्यसभा में बनता है सांसद सेलेक्ट करके भेजा जाता है,
तो आम आदमी पार्टी से मान दिल्ली के 10 MP भेज सकते हैं, तो ये 10 MP अपने कहाँ भेजेंगे, राज्यसभा में। जो पार्टी जीती है दिल्ली में, कौन सी जीती है, आम आदमी पार्टी, तो ये अपने 10 MP सिलेक्ट करेगी। 70 में से जो भी होगा MLA में से 10, या किसी और को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि MLA में सिलेक्ट करना होगा, 10% सिलेक्ट करेंगे कि तो ये 10 MP कहाँ बैठेंगे, राज्यसभा में। ऐसे करके हर स्टेट अपना भेजता है राज्यसभा में। ऐसे टोटल यहाँ पे 250, लेकिन करंट में 245 MP हैं। तो यहाँ पे जो सिलेक्ट करेंगे वो वहाँ के राज्यसभा के MP होंगे। ठीक भाई, थोड़ा मैं आपको लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, पार्लियामेंट, इस या फिर जो है अपना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि सब होते कैसे हैं। आपने समझ तो लिया, लेकिन ये होते कैसे हैं। ये पेज भी हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए, समझने चले बिना ये समझ से कोई भी पहले कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, फिर उस पर एक कमेटी बनती है, फिर कमेटी डिस्कस करके एक ड्राफ्ट या बिल बनाती है। जैसे मान लीजिए कोई दिक्कत आया, जैसे मान लीजिए दिक्कत आया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी एक्ट। जैसे कि क्या हो रहा था कि कोई मान लीजिए कोई किसी का डाटा चुरा ले रहा है, कोई कहीं ऑफिस में काम कर रहा है, वहाँ से पेन ड्राइव से, मोबाइल से उसका डाटा कॉपी कर रहा है, तो एक प्रॉब्लम आई, तो एक कमेटी बनी, कुछ लोग कमेटी, उन्होंने क्या किया, डिस्कस किया और एक ड्राफ्ट, यानी कि एक समझिए एक रो कोई एक्ट बनाए, वो एक्ट नहीं बोलेंगे उसको, एक समझिए रो एक्ट है वो एक तरह से, ठीक, ड्राफ्ट या बिल बोलेंगे। फिर वो रिस्पेक्टिव MP या मिनिस्टर प्रेजेंट इन पार्लियामेंट, तो हो सकता है कोई विपक्ष का MP पहले उसको पेश करे, या फिर हो सकता है BJP का ही MP पार्लियामेंट में, यानी कि लोकसभा में उसको वो पेश करेंगे। यानी कि देखिए, हम एक लॉ लाना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, चाहे वो BJP का कोई MP करे, चाहे वो कांग्रेस का कोई MP करे, ठीक है, कोई भी जिसको भी दिक्कत लगे, उसने एक एक्ट, एक बिल बनाया, उसने पार्लियामेंट में उसको भेजा, फिर वहाँ पे क्या होगा, डिस्कशन होगा, फिर वोटिंग होगा। डिस्कशन होगा कि हम कोई ऐसा कॉपी करता है तो उसको 5 साल की सज़ा होगी, या 10,000 का फाइन होगा, या 1 साल की सज़ा होगी, 1 लाख का फाइन होगा, जो भी उन्होंने ड्राफ्ट बनाया, फिर उस पर डिस्कशन होगा, नहीं नहीं ये पेनल्टी ज़्यादा है, कम करो, ये पेनल्टी ज़्यादा कम, इसको ज़्यादा करो, ये सज़ा ज़्यादा कम करो, या जो भी उन्होंने कानून बनाया उसमें उन्होंने चेंज किया कि हाँ ठीक है। ये देखिए, कॉपी ना हो इस पर, दोनों कोई भी इस पर अपोजिशन या BJP कोई भी इसको अपोज नहीं करेगा, सिर्फ वो चाहते कि सबका डाटा सुरक्षित रहे। तो उन्होंने पार्लियामेंट में डिस्कशन किया, उसमें जो भी सुधार करना था सुधार किया, फिर वोटिंग हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में, यहाँ भी पास, यहाँ भी पास, प्रेसिडेंट ने साइन किया, फिर वो जाके क्या बन गया, एक्ट। जब भी कोई एक्ट बनता है तो वो उसी टाइम एप्लीकेबल नहीं हो जाता, कि मान लीजिए एक्ट बना 1 जनवरी 2024 को, तो जिसने 2 जनवरी को चोरी किया डाटा, तो उसके ऊपर वो एक्ट लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। हमको क्या पता कि कोई एक्ट बना है वहाँ पे। तो क्या होता है, गवर्नमेंट का एक वेबसाइट है, गवर्नमेंट की क्या वेबसाइट, जिसको हम बोलते हैं गैजेट ऑफ इंडिया। क्या है, गैजेट ऑफ इंडिया। ये एक्ट, इसमें लिखा होगा कि ये कब से एप्लीकेबल होगा, या तो इसमें डेट पड़ा होगा कि ये 10 जनवरी से एप्लीकेबल होगा, या इसमें लिखा होगा जिस दिन ये गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफाई हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा जिस दिन इसका, उस दिन ये एप्लीकेबल, ऐसे एप्लीकेबल होता है, डेट होता है उसमें एक्ट में, या फिर उसमें होगा कि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा, कहाँ पे, गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर। मान लीजिए यहाँ पे आया 15 जनवरी को, तो ये 15 जनवरी से ही एप्लीकेबल हो जाएगा, या इस पर डेट लिखा होगा कि 20 जनवरी से एप्लीकेबल होगा, ठीक। आया 15, लेकिन उस पर डेट लिखा कि 20 तारीख से एप्लीकेबल है। अब जिसने भी 21 तारीख को डेटा कॉपी किया है 20 तारीख को, उसके ऊपर वो ये फाइन या पेनल्टी जो भी वो लग जाएगा। तो नोटिफिकेशन के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है। नोटिफिकेशन कम्स इन गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट, जिसको हम बोलते हैं गैजेट ऑफ इंडिया। इससे हमको पता चलता है कि कोई नया कानून आया है, आम लोगों को पता चलता है। तो ये तो हो गया एक्ट। एक्ट कैसे बना, लोकसभा राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट साइन, वो बन गया एक्ट। अब बात करते हैं लॉ क्या होता है। लॉ एक वाइडर टर्म है, एक्ट छोटा टर्म है, लॉ एक वाइडर टर्म। लॉ क्या होता है, एक्ट। एक्ट में क्या होता है, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लोज, सब क्लोज, सेक्शन 10,
10 सबसेक्शन 1 सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लोज 2 या सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लोज 2 सब क्लोज सेकंड ए, ऐसे, ठीक है। तो इन सबको क्या बोलते हैं, जोड़ देंगे तो क्या बन गया वो एक्ट। उसमें रूल्स हो सकता है, इसमें रूल्स प्लस केस लॉ प्लस सर्कुलर्स प्लस नोटिफिकेशन, रूल्स प्लस केस लॉ प्लस सर्कुलर प्लस नोटिफिकेशन, इन सबको जोड़ देंगे तो क्या बन गया वो लॉ बन गया। अब रूल्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया कि कोई अगर किसी डाटा कॉपी करता तो शिकायत कैसे करेगा, तो वो रूल नंबर 15 भरेगा या रोल नंबर 20 भरेगा, फिर सामने से उसमें रिप्लाई सामने से जो वहाँ पे ऑफिसर तो रिप्लाई करेंगे रूल 25 में, तो वैसे वो कौन सा फॉर्म भरेगा। यहाँ पे तो लिख दिया कि ये सजा होगी डाटा कॉपी किया तो 5 साल की, लेकिन अब बताएंगे कैसे गवर्नमेंट को कि देखो इनसे चोरी किया मेरे डाटा, तो आप भरेंगे रूल 15, इसमें एक फॉर्म होगा, फॉर्म का नंबर होगा, फॉर्म होगा फॉर्म 10I ऐसे करके, तो रूल्स में लिखा होता है कि आप कौन सा फॉर्म भरेंगे। केस लो क्या होता है, मान लीजिए कभी कोई जैसे बताया ना डिस्प्यूट हो गया, कोई समझ नहीं पाया क्यों कि ये सही है कि ये प्रोविज़न सही है कि नहीं, पढ़ने में गलती हो गई, इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ तो वो लाइन समझ नहीं पाए, तो फिर वो कोर्ट में जाता है, तो फिर वहाँ पे उसकी प्रोसीडिंग्स होती है कि हाँ आपने ये लिखा हुआ था, मान लीजिए इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखा हुआ था, उसका मतलब था ये हमने समझ लिया ये, क्योंकि इंग्लिश में समझने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये एक एक्ट की जो लैंग्वेज है उसमें लिखा होता है, ठीक है। हमने कॉमन उसको, एक कॉमन पर्सन है उसको कॉमन लाइन समझ के पढ़ लिया, जबकि उसको एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से जो भी है इंटरप्रिटेशन उसके हिसाब से पढ़ना था। तो फिर होगा केस, कोर्ट में उसकी प्रोसीडिंग्स होगी, तो केस लो उसकी उस जजमेंट पे क्या आया था। सर्कुलर्स, मान लीजिए कोई क्लैरिफिकेशन करना है गवर्नमेंट को अपने ऑफिसर्स के लिए कि इस प्रोविजंस में मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पे गलती हुई तो गवर्नमेंट क्या निकाल देगी, एक सर्कुलर निकाल देगी कि आप इसको ऐसे ना पढ़ के ऐसे पढ़ो। जैसे मान लीजिए हो सकता है ऑफिसर ने ही इसको ये पढ़ना था लेकिन उसने ये पढ़ लिया, तो कोर्ट में केस हुआ, तो गवर्नमेंट का वही सर्कुलर निकालेगी सारे ऑफिसर इसको पढ़ो, ये अपने ऑफिसर्स के लिए निकालती है, इसका मतलब ये होता है, ये नहीं होता, आप गलत मत पढ़ना, ये होगा, तो आगे से ऑफिसर्स इसको यही पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे। नोटिफिकेशन हो सकता है कोई चेंज लेके आया किसी, मतलब ये सज़ा घटा के 1 ईयर से उसको 10 महीने कर दिया हो या कुछ भी ऐसा चीज़, तो नोटिफिकेशन में आती है। तो लो एक वाइडर टर्म होता है। देखिए हर एक लॉ का एक ऑब्जेक्टिव पर्पस होता है, जैसे बताया इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का पर्पस क्या था कि डाटा कॉपी ना हो, ठीक है। और उसमें जैसे बताया कि कोई इसका मतलब ये ना समझ ले, इसका मतलब ये ना समझ ले, तो हर एक जो भी लॉ है, ठीक है, तो उसमें जैसे कंपनी लॉ या इनकम टैक्स लॉ, तो दोनों में रिलेटिव का, कंपनी का, रेजिडेंट का मतलब अलग अलग है। तो रेजिडेंट का मतलब जो कंपनी लॉ में इनकम टैक्स में वो मत समझना, जो इसमें लिखा हुआ है वही आप समझना। तो हर एक लॉ का एक ऑब्जेक्ट होता है कि डाटा कॉपी ना हो, इसका मतलब अब ये वाला मत ले लेना कंपनी का, जो इनकम टैक्स में वो मत ले लेना, जो यहाँ पे लिखा होगा कंपनी का मतलब वो आप लेना, अगर यहाँ नहीं लिखा तो फिर देखेंगे किसका लेना है, नहीं तो आप यहाँ पे इसका मतलब लेना, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं लिखा होगा कि कंपनी का मतलब, तो फिर आप लेंगे जनरल क्लोज एक्ट, एक एक्ट है जनरल क्लोज एक्ट, तो वहाँ पे आप जाएंगे, उस पर जो होगा वो आप लेंगे उसका मतलब, ठीक है। फिर एवरी एक्ट का सेक्शन 1 होता है अबाउट, देखिए नॉर्मली ऐसा नहीं कि हर एक एक्ट का सेक्शन 1 जो होगा, जैसे यहाँ बताया ना सेक्शन, यहाँ बताया आपको सेक्शन, एक मिनट, जैसे यहाँ बताया आपको सेक्शन 1 सब सेक्शन क्लोज, वैसे सेक्शन 1 नॉर्मली हर एक एक्ट का जो सेक्शन 1 होता है उसमें लिखा होता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एप्लीकेबिलिटी, इसी का होता है शॉर्ट टाइटल, मतलब उस एक्ट को क्या कहेंगे, उस एक्ट को क्या कहेंगे। जैसे कि कंपनी एक्ट क्या बोलते हैं, द कंपनी एक्ट 2013, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या बोलेंगे, द इंफॉर्मेशन
टेक्नोलॉजी एक्ट या जो भी सन में वो आया है वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 8 या 2 जो भी आया है उसमें वो लिखेंगे, उसको वो पढ़ेंगे। एक्सटेंड कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, होल इंडिया इंक्लूडिंग JNK, क्योंकि वो पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल है। एप्लीकेबिलिटी किस किस पर लगता है, कंपनी एक्ट किस पर लगता है, कंपनी पर लगता है। इनकम टैक्स एक्ट किस पर लगता है, जो इनकम कमाता है। GST किस पर लगता है, जो सेल करता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट किस पर लगेगा, जो भी पर्सन होगा, चाहे वो कंपनी हो या कोई भी हो, जो भी डेटा कॉपी करेगा, डेटा स्टील करेगा, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। तो एप्लीकेबिलिटी में ये लिखा होता है किस पर वो लगेगा, तो उस पर लिख देंगे वो सब पर एप्लीकेबल होगा, चाहे कंपनी हो, चाहे पर्सन हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे पार्टनर हो, चाहे AOP हो, BOI हो, कोई भी हो, सबके ऊपर वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो हर एक लॉ का ऑब्जेक्ट होता है, उसका सेक्शन 1 इसके बारे में बात करता है, उसको बोलेंगे क्या वो किस कहाँ एप्लीकेबल है, किस पर एप्लीकेबल। जैसे मैंने बताया था, एक पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा वो पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होगा, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो लॉ बनाएंगे वो स्टेट पर ये चाहे तो कोई ऐसा लॉ बनाता है जो स्टेट पे एप्लीकेबल हो या उसके एक पार्ट पर एप्लीकेबल हो, ठीक। होता तो स्टेट में 15 डिस्ट्रिक्ट हों, लेकिन वो चाहते कि वो जो पार्ट है खाली वो एक ही डिस्ट्रिक्ट पर एप्लीकेबल हो। उसी तरह पार्लियामेंट भी अगर कोई एक्ट बना रही है तो चाहे तो पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल हो या चाहे वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पर एप्लीकेबल हो या किसी एक पार्ट पर एप्लीकेबल हो, ठीक है। इनके पास ऑप्शन है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी तक हमने जिस भी चीज़ों के बारे में बात की है, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एक छोटा सा टॉपिक इसके बारे में पढ़ लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज। जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट जो भी बना था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो 26 जनवरी 1950 को एप्लीकेबल हुआ था, क्या उसमें जो लाइनें लिखी है, जो बातें लिखी हुई है, क्या उसको हम चेंज कर सकते हैं। देखिए चेंज कर सकते हैं, उसमें भी लिखा हुआ है कि कुछ चीज़ों को अगर चेंज करना है तो सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा राज्यसभा में सिंपल यानी कि 50% हाँ हाँ करके आप कर सकते हो। कुछ चीज़ें में स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा राज्यसभा में मिनिमम 75% हाँ होना चाहिए, ठीक, तभी वो चेंज होगा। और कुछ चीज़ों को चेंज करना है तो वहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी कि लोकसभा राज्यसभा का 75% हाँ होना चाहिए, प्लस मेजोरिटी ऑफ स्टेट यानी कि मान लीजिए जितने भी स्टेट हैं इंडिया में 28 स्टेट हैं, तो यानी कि मेजोरिटी यानी कि 14 हो गया हाफ, यानी कि मेजोरिटी 15 स्टेट का यस होना चाहिए, तभी वो चेंज आप कॉन्स्टिट्यूशन की वो लाइन चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज वो चेंज नहीं होगी। तो ये हर एक डिपेंड करता है कि वो क्या चीज़ चेंज करो, वो इससे होगा कि इससे होगा कि इससे होगा, ठीक है। जैसे GST जो है वो चेंज हुआ था, तो कैसे हुआ था, कब क्यों आया था, कैसे आया था, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसमें ये वाला ऑप्शन यूज़ किया गया था। ये वाला पेज हमारा पूरा हो गया है। आई होप अभी आपको इसमें डाउट नहीं होगा। पार्लियामेंट अलग होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, जो 93 डिपार्टमेंट को संभालते हैं। कितने मिनिस्टर्स हैं, 58 यूनियन मिनिस्टर। उनका टोटल को क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जिस भी पार्टी की लोकसभा में मेजोरिटी होगी उस पार्टी की गवर्नमेंट होगी, उसी पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब वो सारे डिपार्टमेंट संभालेगा, उसके मिनिस्टर संभालेंगे, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम क्लास 2 में बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल्स के बारे में। जैसे मैंने बताया पार्लियामेंट लॉ बनाएगा वो इंडिया पर एप्लीकेबल होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बनाएगा वो स्टेट पर एप्लीकेबल होगा। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे हम। फिर कौन किस किस बातों पर लॉ बनाएगा, जैसे लिस्ट 1 में जो बातें उस पर कौन लॉ बनाएगा, लिस्ट 2 पे उस पर कौन लॉ बनाएगा, ठीक।
इन सब के बारे में बात करेंगे। और फिर अपनी क्लास हम ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे, और कभी भी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती रहेगी तो हम वो कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करते रहेंगे। फिर आपका सिलेबस भी चलता रहेगा और इससे बातें भी चलती रहेंगी आपकी। तो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके बारे में, आर्टिकल्स के बारे में। ठीक, बिल क्या होता है, जैसे मैंने बिल बताया, तो बिल के कई टाइप्स होते हैं। ठीक है, फाइनेंस बिल होता है, मनी बिल होता है। ठीक है, तो बिल किस टाइप्स के होते हैं उसके बारे में बात करेंगे।